अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नावल के एपिसोड नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो चलें हम शुरू करते हैं। अपने सामने खूबरू नौजवान को आते देख वो एक पल को ठहरी थी। क्या वो उसे पहचान चुकी थी या ये गलत फहमी थी? वो खुद से सवाल करती आगे बढ़ी। नाश्ता कर लिया? उसके सामने रुकते हुए पूछने लगा तो नूर ने एक नज़र उससे देखा। क्या हम पहले मिले हैं? उसने काफ़ी देर के बाद सवाल किया तो दारम साईं का कहका बेसाख्ता था। जी हाँ जानम साईं, मुलाकात तो हमारी हो चुकी है और यकीन करें इतनी दिलकश और खूबसूरत मुलाकात थी कि दारम शाह अब तक इस मुलाकात के हिसार में पूरी तरह से कैद है। वो फासला मिटाकर उसके बिल्कुल करीब सरगोशी नमा आवाज़ में बोला, ओह तो तुम वही हो जिसने कल रात मेरे साथ बदतमीज़ी की थी। तुम्हारा ज़ुबान संभाल कर। हमारे यहाँ की औरतें अपने सर के साईं से यूँ बदतमीज़ाना अंदाज में बात नहीं करती। अगर अब तुम्हारी ज़ुबान से तुम निकला तो ज़ुबान गुद्दी से खींच लूँगा। उसकी धाड़ पर उसका अंदर उस उसका दिल काँप उठा था। तुम मुझसे क्या कहा? फिर से कहना। उसके दोबारा तुम कहने पर वो उसके इतने करीब आ गया था कि इन दोनों में इंच भर का फासला भी ना रहा। मेरा मतलब है आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आपने कल रात मेरे साथ बदतमीज़ी की है। मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, अपना हक लिया है और वो भी बिल्कुल थोड़ा-सा। और वैसे भी मुझे 15 साल इंतज़ार करवाया है तुमने, इतनी सी सज़ा तो बनती है। वो बेबाकी से उसकी गर्दन से दुपट्टा हटाकर अपना दिया हुआ निशान देखने लगा। ज़रा से निशान पर इतने ड्रामे कर रही हो और जब मैं पूरा हक लेने पर आ गया तब क्या करोगी? उसके निशान को नरमी से सहलाते हुए वो उससे सवाल कर रहा था। मैं ताया साईं को बताऊँगी, तो वो क्या करेंगे? वो पूछेंगे आपसे। हमारे यहाँ बाप अपने बेटों से ऐसे सवाल नहीं पूछते, लेकिन फिर भी अगर तुम बताना चाहती हो तो आज़मा कर देख लो। यकीन करो तुम्हारे बताने से फ़ायदा मुझे ही होगा। खैर दुपट्टा सर पर लो, मुझे पसंद नहीं मेरी मनकूहा नंगे सर मुलाज़माओं के बीच घूमती रहे। अब यहाँ मेरे पास आ गई हो तो मेरे सूलों को भी अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो। दारमशाह की मलकियत हो तुम, अपने आप को हर बुरी नज़र से बचा कर रखना फ़र्ज़ है तुम्हारा। मुझे मेरी अमानत में रत्ती भर ख़यानत पसंद नहीं। जाओ आराम करो, रात को मुलाकात होगी अंधेरे में। वो नरमी से उसका गाल थपथपाता आगे बढ़ गया जबकि उसे खुद पर हैरत हो रही थी कि वो उसे कुछ बोल क्यों नहीं पा रही। अजीब आदमी है, ये समझता क्या है अपने आप को? इसको क्या लगता है ये मुझे ज़बरदस्ती इस रिश्ते पर राज़ी करेगा? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी मलकियत कहने की? और इसको क्या लगता है वो मुझे अपनी मलकियत कहेगा तो मैं उसकी मलकियत बन जाऊँगी? नहीं, कभी नहीं, मैं किसी की ग़ुलामी नहीं करूँगी। और मुझ पर चिल्ला रहा था, ऊपर से कैसे कह रहा था कि मैं उसे आप कहूँ। मैं क्यों उसे आप कहूँ? बल्कि मैं उससे बात ही क्यों करूँ जब मेरा उससे कोई लेना-देना ही नहीं है। हाँ, मैं उसके मुँह ही नहीं लगूँगी। अजीब किस्म का आदमी है, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख़्याल में मुझे बाबा साईं से बात करनी चाहिए, इससे पहले कि फ़िज़ूल आदमी और फ्री हो। लेकिन क्या इतनी जल्दी बात करना बेहतर रहेगा? मुझे पहले कुछ दिन सारी सूरत-ए-हाल को समझ लेना चाहिए। और ये प्यार मोहब्बत ड्रामे तो मैंने वैसे भी नहीं करने। मैं बाबा को भी बता दूँगी कि मैं यहाँ सिर्फ़ अपनी जायदाद के लिए आई हूँ, मुझे उनकी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए, जो मेरी आने वाली ज़िंदगी को आसान कर दे। मैं इन सबको पहले ही क्लियर कर दूँगी कि मैं यहाँ से अपनी जायदाद के लिए आई हूँ और जायदाद के काम में भी काफ़ी दिन लग जाएँगे। बेहतर है कि मैं उस आदमी के मुँह ही ना लगूँ, ना तो मैं उसके सामने आऊँगी और ना ही उससे ज़्यादा बात करूँगी। ये जब मेरे सामने आता है फ़िज़ूल की हरकतें करना शुरू कर देता है, इससे दूरी बना कर रखनी पड़ेगी। ये आदमी मेरे लिए बुरा साबित हो सकता है। वो अपनी सोचों में मसरूफ़ थे कि उसका फ़ोन बजा। उसके फ़ोन पर समरा का फ़ोन कम ही आता था, उसने यकीनन अपनी लालच के लिए फ़ोन किया होगा। वो नफ़ी में सर हिलाते फ़ोन को कान के साथ लगा चुकी थी। कैसी हो मेरी जान? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अभी तुम्हें गए हुए दिन ही कितने हुए हैं और देखो मॉम अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी मैं उनसे बात नहीं कर पाई, बाबा बहुत बीमार हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक होगी तो मैं उनसे बात करूँगी, तब तक के लिए आप बार-बार फ़ोन करके मुझे डिस्टर्ब ना करें। वो एक ही लाइन में अपनी बात मुकम्मल करती फ़ोन रख चुकी थी। उसका मूड बहुत ख़राब हो चुका था, वो जानती थी कि उसकी माँ ने उसे फ़ोन क्यों किया है, वो कहाँ उसे फ़ोन करती थी, उससे उसका हाल पूछती थी या फिर उसे मिस करती थी। ये सारे दिखावे तो वो दौलत करवा रही थी जो उसके हिस्से में आने वाली थी। दौलत भी कितनी अजीब चीज़ है ना, किसी को सारी ज़िंदगी भर के लिए पराया कर देती है और किसी को अपना बनाने में वक़्त नहीं लगता। वो भी तो यही कर रही थी, जिनसे वो कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती थी, दौलत के लिए उनके पास आ गई थी। जायदाद में अपने हिस्से के लिए यहाँ तक आ गई थी, उसमें और समरा में फ़र्क क्या था? समरा भी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी और वो भी पैसों के लिए अपने ही बाप के जज़्बात के साथ खेल रही थी, लेकिन फ़र्क था।
समरा ने वो भूख नहीं देखी थी जो उसने देखी थी। समरा ने ज़िंदगी के हर मुश्किल कदम पर अपने हुस्न को इस्तेमाल किया था, लेकिन वो ये नहीं कर पाई थी। उसने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी गैर मर्द को जगह ना दी थी, क्योंकि वो बचपन से जानती थी कि उसके जिस्म और रूह पर किसी का हक है और वो शख्स अपना हक सूद समेत वापस लेगा। वो बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 4 साल की, लेकिन वो दिन आज उसे याद था जब उसे दुल्हन बनाया गया था। उस पर किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। उसे खुद अपनी मर्ज़ी से निकाहनामे पर अपने टेढ़े-मेढ़े साइन किए थे। कितनी खुश थी वो उस दिन, उसका दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए उसे दे दिया गया था। अब ना तो वो सना के साथ खेल सकता था और ना ही किसी और को दोस्त बना सकता था। उस पर सिर्फ़ दरे नूर का हक था। उसकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था जिसे यादगार बनाकर हमेशा याद रखती। उसे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ मुश्किलात ही देखी थी और इन सब चीज़ों से पहले जो 4 साल की उम्र में उसके साथ हुआ था, वो अच्छी यादों में बार-बार याद करने की वजह से ज़हन के पर्दों पर महफूज़ हो गया था, जिस पर सैयद दारम शाह के नक्श बहुत मज़बूत थे। वो पहले नहीं जानती थी उसका दारम के साथ जो रिश्ता है वो इतना मज़बूत है। लेकिन फिर उसकी माँ ने उसे बताया कि अगर अपने बाप के साथ जाएगी तो उसे हमेशा के लिए वहाँ कैद कर लिया जाएगा, क्योंकि वो दारम शाह के निकाह में है और वो उस पर हक रखता है, जिसको मानने या मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसके साथ जो भी चाहे कर सकता है। इसलिए वो चाहती थी कि वो दारम से दूर ही रहे, उससे फ़ासला बना कर रखे, क्योंकि उसके इरादे साफ बता रहे थे कि वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो तो समरा की बेटी थी, उसे मजबूर कर देगी तलाक देने पर। वो दारम शाह के सामने अपने आप को इस तरह से पेश करने वाली थी कि वो कभी भी उसे बीवी के रूप में कबूल ना करे, लेकिन उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी। ना जाने उसका बाप उसे कुछ देने पर राज़ी भी होगा या नहीं। उसे किसी भी हालत में अपना हिस्सा चाहिए था, जिसके लिए उसने अभी कुछ दिन तक यहीं रहने का फ़ैसला किया ताकि वो हर चीज़ को पूरी तरह से हैंडल कर पाए। ये मसला इतना आसान नहीं था जितना वो सोच कर यहाँ आई थी। आओ बेटा साईं, नीचे चलो, खाना खा लो, तुम्हारे बाबा साईं भी इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे अभी कुछ नहीं खाना, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद से खा लूँगी। उनसे कहते एक बार फिर से अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई थी। बेटा साईं, दारम साईं भी खाने की टेबल पर हैं। सुबह किसी काम की वजह से वो तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं कर सका, इसलिए वो अब तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहता है। आई एम सॉरी आंटी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं बाद में खाना खा लूँगी। और उन्हें कह दें कि मेरे लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और प्लीज़ आप मुझे बार-बार ना कहें, मैं जब से यहाँ आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है जब मैं यहाँ सबकी मर्ज़ी की पाबंद हो गई हूँ। एक बार खाना खाने के लिए कहते हैं, फिर पीछे ही पड़ जाते हैं और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुज़ारती हूँ, तो प्लीज़ मुझे फ़ोर्स ना करें, मेहरबानी होगी और प्लीज़ दरवाज़ा बंद करके जाइएगा। वो उकताहट से कहती बदतमीज़ी कर गई। हमना इस बार कुछ बोल ना पाई। हमना, इतनी देर लगा दी, मेरी बेटी को बुलाओ कि कुछ खाओ। मैं बहुत बुलाओ ताकि मैं कुछ खाऊँ, बहुत भूख लगी है मुझे। सरमिन शाह उसे देखते हुए कहने लगे, साईं उसे भूख नहीं है, वो कहती है बाद में खाना खाएगी, अभी उसका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। नाश्ता भी उसने देर से किया था ना, तो चाची साईं बुला कर लाएं, अगर नहीं खाती कुछ भी तो भी कोई बात नहीं, कम से कम साथ बैठ ही जाए। चाचू साईं का कितना दिल है उससे बात करने का। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कल मेरे आने से पहले यहाँ कौन सा तमाशा हुआ है, मुझे भी बताएं। क्या कहती है आपकी लाडली, कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं हल कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा साईं, कोई मसला नहीं है, क्या हो गया है, बस नाराज़ है मुझसे, नाराज़गी जता रही है अपनी, मैं मना लूँगा उसे, यकीन है मुझे। हम ना ये खाना उठा लो, जब उसे भूख लगेगी मुझे बुला लेना, उसके साथ ही खाऊंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए इससे कहकर हमना को मुखातिब किया। लेकिन आपको तो बहुत सख्त भूख लगी थी चाचू साईं, आप इस तरह से छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आप शुरू करें, वो आती होगी। दारम साई को उनका यूँ उठना बहुत बुरा लगा। नहीं बेटा साईं, मैं तो बस उसके साथ थोड़ी देर वक्त गुजारना चाहता था, खाने का क्या है, वो तो मैं बाद में भी खा लूँगा। आप बैठिए, मैं बुला कर लाता हूँ उसे। वो उनसे कहता उठकर खड़ा हो गया और वो उसे रोक भी ना पाए। आप इस तरह से मेरे कमरे में नहीं आ सकते। उसे बिना इजाज़त कमरे में दाखिल होता देखकर वो बेड से उठ खड़ी हुई थी। मैं इस तरह भी आ सकता हूँ और उस तरह भी, कोई भी रोकने वाला ही पैदा नहीं हुआ मुझे इस घर में। चलो बाहर चलकर खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है, मैं बता चुकी हूँ अपना आंटी को, जब भूख लगेगी तब मैं खुद खा लूँगी। आप जाएँ यहाँ से, और इस तरह कोई मेरे कमरे में आए मुझे बहुत बुरा लगता है, और बेहतर होगा कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएँ कि मैं आखिरी बार समझा रही हूँ। मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत अजीज़ है, इसलिए बेहतर होगा कि सब लोग अपनी हद में रहें। वो अपने लहजे में सख्ती पैदा करते हुए बोली। जब अचानक दारम साई ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। मैं पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरी बात कान खोल कर और दिमाग ठिकाने पर रख कर सुन लो और समझ लो। मैं जब एक बार कोई बात कहूँ तो फ़ौरन मान जाया करो, क्योंकि मैं फ़िलहाल तुम पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं करना चाहता। ये सच है कि तमाम हकूक़ महफूज रखता हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम शादी से पहले या बाद में मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचो। मैं तुम्हारे साथ अपनी अच्छी यादें बनाना चाहता हूँ जानम साईं, मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो।
तुम अच्छे लोगों की तरह इस घर में रहो, क्योंकि बुरों के साथ मैं बहुत बुरा हूँ। तुम्हारे नखरे पसंद है मुझे, इसीलिए सलामत है। जिस दिन ये सर पर चढ़ गए उस दिन ना तो नखरे सलामत रहेंगे और ना ही नखरे दिखाने वाली। तुम्हें यहाँ बसाया है तो बेहतर है यहीं पर रहो। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला। यहाँ मत चढ़ो। उसका दूसरा इशारा अपने सर की जानब था। वरना वहाँ पहुँचाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तीसरा इशारा अपने पैरों की जानब था। उसकी बात का मतलब समझकर नूर को तो आग ही लग गई थी। क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? चुप। हम शाह हैं जानम साईं। शाहों के खून में बेगम को दिल की सल्तनत मलका बनाया जाता है, गुलाम नहीं। लेकिन जब यही मलका दिल की सल्तनत जना दे तो फिर उसका मुकाम नीचे गिर जाता है, गुलाम नहीं गुलाम से बदतर। लेकिन बात औकात औकात की है। अब देखना पड़ेगा तुम्हारी औकात क्या है। अगर मलका बनना चाहो तो मोस्ट वेलकम। बाकी अपने दिल से ये खुशफहमी निकाल दो जो लेकर तुम यहाँ आई हो। चलो, भूख लगी है मुझे और चाचू साईं को भी। जितना पराठा तुमने नाश्ते में मेरे लिए छोड़ा था उससे मेरा कुछ नहीं बना। चलो, अब ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे ज़रूरी काम के लिए कहीं जाना है। वो उसका हाथ थाम कर अपने साथ ले जाने लगा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा नहीं पा रही थी। एक तो उसका हाथ बहुत मजबूती से उसके हाथ में कैद था, दूसरा वो खुद भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी अपना हाथ उसके हाथ से आज़ाद करवाने की। ले चाचू साईं, आ गई आपकी लाडली। चले अपना खाना शुरू करें। उसे चाचू साईं के साथ वाली कुर्सी पर बिठाकर खुद भी बैठ गया। उसके बैठने पर जहाँ चाचू साईं खुश हो गए, वहीं हमना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी जल्दी उनके लिए खाना लगाने लगी, जबकि खाने के दौरान वो उसे बार बार मुखातब करते हुए उसे कुछ ना कुछ खाने को देता जो चाचू साईं को देना कहता। वो मजबूर होकर वो चीज़ सरमद शाह के सामने रख देती। नहीं बेटा नहीं, नहीं बेटा नहीं, इस वक्त तुम ना तलाक की बात हरगिज़ मत करना। ये ना हो कि वो लोग कोई शर्त रख ले। तुम तकरीबन 1 महीना सुकून से वहाँ रहो, कुछ भी डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। और अपने बाबा के साथ ना थोड़ी बहुत अटैचमेंट शो करो, ताकि उन्हें लगे कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो और उनके लिए वहाँ गई हो। देखो बेटा, पैसे ऐसे ही नहीं मिल जाते, इनके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तुम्हें सबके साथ बनाकर रखनी पड़ेगी। तुम्हें सबको ये ज़ाहिर करना होगा कि तुम इन्हीं में से एक हो। हाँ, दारम साईं के साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोशिश करो कि उससे दूर ही रखो, उसे खुद से दूर ही रखो। जिस तरह से तुम बता रही हो तो काफ़ी ख़तरनाक किस्म का इंसान है। इसे ज़रा फासला रखो, लेकिन अपने बाबा के लिए वक्त निकालो और वहाँ मौजूद बाकी लोगों के साथ भी घुलो मिलो। तुम्हारी उम्र की भी लड़कियां हैं वहाँ, उनसे थोड़ी बहुत दोस्ती करो। देखो, इससे फ़ायदा हमारा ही होगा। हो सकता है तुम्हारा अच्छा बिहेवियर देखकर तुम्हें उनसे जायदाद मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद ही तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दे। क्योंकि तुमने इस तरह से अचानक से अपना हिस्सा मांगा, तो हो सकता है वो तुम्हारे सामने किसी किस्म की कोई शर्त रख लें जो मानना तुम्हारे लिए मुमकिन ना हो। मॉम, मैं अपने हिस्से के लिए कुछ भी कर जाऊँगी। लोग दौलत के लिए क्या कुछ नहीं करते, मैं भी दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मुझे अपने हिस्से की जायदाद के लिए दानिशा से शादी भी करनी पड़ी तो मैं कर लूँगी, और बाद में तलाक ले लूँगी जिस तरह से आपने ली थी। मेरे पास बहुत ऑप्शन है मॉम, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। जहाँ तक आप कहती हैं, ये लोग अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते, बेटियों को देंगे। अगर मुझे जायदाद के लिए शादी भी करनी बेटों को देंगे। अगर मुझे जायदाद के लिए शादी भी करनी पड़ी तो मैं कर लूँगी। हक महर में कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा। एक आसान ज़िंदगी के लिए मेरे लिए वही बहुत होगा। उसकी सोच बहुत दूर तक जा चुकी थी। समरा उसे सुनकर हैरान भी थी और परेशान भी। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वो जायदाद के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। यह ना हो कि अपनी बेवकूफ़ी में वो दारिम शाह से शादी कर ले, जिसका अंजाम भी इनकी सूरत में उसे और माइक को भुगतना पड़े। घर में कोई नहीं है क्या इस वक्त? वो कमरे में बैठकर काफ़ी बोर हो चुकी थी, इसलिए नीचे आई तो किसी को भी ना पाकर वहीं बैठी टीवी देखती सना से सवाल करने लगी। उसने एक नज़र मुस्कुराकर उसे देखा। उसकी मुस्कुराहट इतनी बनावटी थी कि साफ पता चल रहा था उसे ज़बरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया जा रहा है। ताया साईं ज़मीनों पर चले गए हैं। छोटे ताया साईं के साथ बाबा साईं शहर गए हुए हैं। सिनान अद्दा के साथ। चाचू साईं अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अम्मा साईं और बड़ी ताई गांव में फौदगी पर गई हुई हैं। हमना चची मिलासमाओं से दोपहर का खाना बनवाने में मसरूफ़ है। जर्नी यूनी गई है जाविश का कॉलेज। सानिया स्कूल। सहारदा और दारम साईं जिग्गे पर गए हैं। घर में इस वक्त सिर्फ मैं ही दस्तियाब हूँ। बैठो, हम दोनों बातें करते हैं। वो काफ़ी फ्रेंडली होकर बात कर रही थी। नहीं, मेरा बैठने का मूड नहीं है। क्या हम कहीं बाहर चल सकते हैं? वो जानती थी वो सिर्फ मजबूरी में उससे हंसकर बात करी है, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी कि वो इस वक्त इस हद तक बोर हो रही थी कि उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगी। बाहर तो हम ऐसे नहीं जा सकते, किसी मर्द का तो साथ होना ज़रूरी है ना। चलो, जब तक कोई आता है तब तक हम यहीं पर एंजॉय कर लेते हैं, कोई अच्छी सी मूवी देख लेते हैं। शाम को जो भी कोई आया हम उसके साथ बाहर चलेंगे, तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी, पूरा गांव देख लेना।
नहीं, मुझे अभी जाना है, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर जा सकती हो? वो उसकी बात काटते हुए बोली। ये तो मुमकिन नहीं है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, इस तरह से जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं मिलेगी। वो इनकार करने लगी। इजाज़त मांग कौन रहा है? अब क्या घर से बाहर जाने के लिए भी इजाज़त की ज़रूरत है? मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हें आना है तो बताओ। वो उठकर खड़े होते हुए बोली तो उसकी दिलेरी पर सना की आंखें खुल गई। नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ और तुम भी मत जाओ। क्यों बेकार में डांट खाना चाहती हो? मेरी मानो तो मत जाओ। तुम नहीं जानती, अगर किसी को पता चल गया ना तो ये जो तुम्हारी मेहमान नवाज़ी हो रही है, तुम्हारे लाड उठाए जा रहे हैं, सारे लाड धरे के धरे रह जाएँगे। उसे उकसाने लगी। मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे लाड उठाए और मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं जाऊँगी तो मैं जाऊँगी। ये डर कर और दब कर रहने वाले काम तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। बाय। अगर किसी ने पूछा तो बता देना कि मैं गाँव देखने गई हूँ। वो उसे कहती वहीं से बाहर निकल गई, जबकि सना तेज़ी से फ़ोन की जानिब भाग गई थी। उसने जल्दी से दारम साईं को फ़ोन किया था। घर से फ़ोन आता देखकर दारम पहले तो परेशान हुआ, क्योंकि घर का कोई भी फ़र्द उसे इस वक्त तंग नहीं करता था जब वो जिरगे में होता था। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? इस वक्त क्यों फ़ोन किया? सब ठीक है ना? उसने फ़ोन कान से लगाते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम दारम साईं, कुछ भी ठीक नहीं है। वो दरअसल नूर बिना किसी को बताए घर से निकल गई है, बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए। मैंने उसको बताया भी कि इस तरह घर से नहीं निकलते बिना किसी की इजाज़त के और बिना घर के किसी मर्द के, लेकिन उसने तो मेरी किसी बात को सिरे से अहमियत ही नहीं दी। मैंने उसे चादर लेने के लिए कहा तो चादर मेरे मुँह पर मार कर चली गई। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मजाल है जो उसने मेरी किसी भी बात को कोई अहमियत दी हो। और तो और मैंने उसे बताया भी कि आप गुस्सा होंगे, आपको ये चीज़ पसंद नहीं कि घर की औरतें इस तरह नंगे सर घर से बाहर जाएँ। लेकिन वो तो पता नहीं कौन-सी मिट्टी की बनी है। उसने कहा कि मुझसे ये सारी पाबंदियाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। दारमसाई का हुक्म मानती होगी तुम जैसी लड़कियाँ, मुझ में और तुम जैसियों में बहुत फ़र्क है। मैं तो बेकार में ही शर्मिंदा हो गई उसके सामने। मैंने मिन्नतें की उसकी, लेकिन वो तो मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही थी जैसे मैं उसकी कोई मुलाज़िम हूँ। लेकिन मैंने बिल्कुल भी आगे से उसके साथ बहस नहीं की। मैं उसे समझाती रही कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं है वो इस घर में नहीं होती। लेकिन मेरे ख़्याल में उसकी नज़रों में ना तो आपका हुक्म कोई अहमियत रखता है, ना ही आपकी ज़ात, वरना इस घर में कोई आपका हुक्म ना माने ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ठीक है, वो घर में मेहमान आई है, अभी उसे इस ख़ानदान के तौर तरीके नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ये हरकतें करने पर आ जाए। वो इस घर से सिर्फ़ इसलिए निकली है क्योंकि मैंने उसे बताया था कि आपका हुक्म है। उसने कहा कि वो आपका कोई हुक्म नहीं मानती, बल्कि उस दुनिया का कोई भी शख्स उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। उसने तो किसी के आने का भी इंतज़ार नहीं किया। मैंने उसे कहा कि ड्राइवर के साथ चली जाए, तो मुझे भी अच्छी खासी बातें सुनाकर निकल गई। मैंने उससे कहा भी कि गाँव में हमारी बहुत इज़्ज़त है, हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ अपने लिबास और तरबियत का ख़ास ख़्याल रखती हैं। लेकिन मेरे इतना समझाने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और धर्म साईं, चाची साईं घर पर मौजूद थी। लेकिन मजाल है जो उसने इजाज़त माँगने या फिर जाने से पहले बताने की भी ज़हमत की हो। टून टून टून, वो न जाने क्या-क्या बोल रही थी जब अचानक कान में फ़ोन बंद होने की आवाज़ टकराई। अरे ये क्या? धर्म साईं, आपने फ़ोन ही बंद कर लिया अपनी लाडली के करतूत सुनकर। करतूतों को सुन तो लेते, बदमज़ा होते हुए कहती, लेकिन कहीं न कहीं अंदर लड्डू फूट रहे थे। आज उसके मन की मुराद पूरी होने जा रही थी। वो जानती थी दारम साईं का प्यार, मोहब्बत सब अपनी जगह, लेकिन अपने रीत-रिवाज और सकाफ़त के खिलाफ कदम उठाने वाले को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देता है। वो न जाने किस तरफ निकल आई थी। आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाते वो पहले तो आबादी की जानिब आई, जहाँ हर कोई उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उसे घूरे क्यों जा रहे हैं। ये गाँव फ़ैशन में इतना भी पीछे नहीं था, इस बात का अंदाज़ा उसने इन लोगों की ड्रेसिंग से लगा लिया था। हवेली के अंदर भी ज़ावी, सना, ज़रनिश, यहाँ तक कि सानिया भी अपनी ड्रेसिंग काफ़ी जदीद और डिज़ाइन्स को मद्देनज़र रखते हुए करती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था खुद इतने फ़ैशनेबल होने के बावजूद सब लोग उसे क्यों इस तरह से घूर रहे हैं। वो भी उन्हीं की तरह थी, उन्हीं की तरह कपड़े, शलवार और कुर्ता पहन रखा था उसने, लेकिन फिर भी उसे घूरना तो जैसे इन लोगों ने खुद पर फ़र्ज़ कर लिया था। उसे तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस तरह के माहौल से वो पहले वाकिफ़ नहीं थी। अजीब लोग हैं ये सब, मुझे यहाँ ऐसे आना ही नहीं चाहिए था, बेहतर था कि ड्राइवर के साथ आती। नहीं यार, ड्राइवर के साथ आती तो वो सना की बच्ची फिर कोई ड्रामा करती। साफ़ लग रहा था कि वो बातें भी ज़बरदस्ती कर रही है मुझसे। मैं कहती हूँ अगर उसे मुझसे बात करना पसंद नहीं है, तो मुझसे बात कर ही क्यों रही थी? बाकी सब लोग तो इतने अच्छे से बात करते हैं, बस यही है अजीब औरत, सीधे मुँह बात नहीं करती। शायद मैं उसे पसंद नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं, इसे फिर मैं क्यों पसंद नहीं हूँ? बाकी सब तो कितने अच्छे हैं, ज़ावी, सरनिश और सानिया भी बहुत प्यारी है, बस यही कुछ अजीब-सी है, पता नहीं इसे मुझसे क्या मसला है। बेहतर है कि मैं इससे भी दूर ही रहूँ, इससे दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा। ये ना हो कि बेकार में गले पड़ जाए। वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती आगे की जानिब बढ़ती, खुद से बातें करने में मसरूफ़ थी। एक्सक्यूज़ मी, इस पहाड़ी के ऊपर जाने का कोई रास्ता है? अपने सामने खूबसूरत तरीन पहाड़ देखकर उसके दिल में उस पर जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। ये पहाड़ नीचे से देखने में इतना खूबसूरत था, तो ऊपर से ना जाने कितना खूबसूरत होगा।
पहाड़ के ऊपर से बहता झरना उसे साफ नज़र आ रहा था, जो देखने में बेहद खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा था। तो उसने फ़ौरन ही वहाँ एक काम करते आदमी से पूछा, जी हाँ बीबी जी, पीछे की जानब रास्ता है, वहाँ से आगे जाए और वहाँ से जैसे ही मुड़ेंगी आपको रास्ता नज़र आ जाएगा। लेकिन बेहतर यही है कि आप अकेले इस तरफ ना जाएं। पहाड़ी रास्ता है पर बारिश की वजह से रास्ता काफ़ी ख़राब पड़ा है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। आदमी ने तफसील से बताया। शायद वह यहाँ लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आई कोई मुसाफिर समझ रहा था। नहीं, मैं एहतियात से जाऊँगी, कोई मसला नहीं होगा। वो उससे कहती थैंक यू करके आगे बढ़ गई, जबकि वो आदमी भी उसे जाता देखते अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उस आदमी के बताने के मुताबिक ये रास्ता सच में बहुत ही मुश्किल और पत्थरों से भरा हुआ था। उसके लिए आगे कदम उठाना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी ऊपर जाकर वो बहते पानी का नज़ारा देखने की ख्वाहिश से आगे ही आगे जा रही थी। वो बिना रुके ऊपर की जानब जा रही थी। न जाने कितने ही लोग इस रास्ते पर कभी ऊपर जाते तो कभी नीचे आते। शायद उनका ये रोज़मर्रा का काम था। वो आहिस्ता-आहिस्ता इस पथरीले रास्ते की तरफ बढ़ने लगी थी। अगर उसे ऊपर की जानब जाने में इतना तजस्सुस ना होता तो शायद वो यहीं से वापस मुड़ जाती। लेकिन ये शौक था जो उसे ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था और आखिर में वो यहाँ आ भी गई थी। वो काफ़ी ऊपर तक आ चुकी थी, लेकिन शाम के साए फैलते जा रहे थे। वो अपने साथ कोई मोटी चादर या स्टॉलर लेकर नहीं आई थी, इसलिए या स्वेटर लेकर नहीं आई थी, इसलिए अब उसे सर्दी भी लग रही थी, लेकिन वहाँ झरने के पास भी जाना चाहती थी। मैं वापस आ जाऊँगी किसी के साथ, अब शाम हो रही है, हवेली के लोग भी परेशान हो रहे होंगे। मैं भी बिना किसी को बताए यहाँ चली आई और सना भी किसी को मेरे बारे में ठीक से कुछ बताएगी, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए वो घर जाने के बारे में सोच रही थी। अब पता नहीं घर का रास्ता किस तरफ था। वो तो यहाँ आने से पहले कोई साइन बोर्ड भी ध्यान से नहीं देख पाई थी। वापसी के लिए नीचे की जानब उतरने ही लगी थी कि अचानक उसका पैर फिसला और हवा में उसकी चीख बुलंद हुई। ऐसे कैसे घर से निकल गई वो? तुम्हें पता नहीं है? उसे गाँव के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो नहीं जानती कि किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना। तुमने इसे मना क्यों नहीं किया? वो गुस्से से भरा हुआ घर वापस आया था। धर्मसाई, मैंने उसे बहुत मना किया, उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि घर से बाहर ना निकले, लेकिन मेरी बात मानने की बजाय मज़ीद ज़िद पर उतर आई। मेरे इतने बार मना करने के बावजूद उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। और तो और उसने घर में किसी से इजाज़त मांगना तो दूर, बताना तक ज़रूरी ना समझा। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो हमना चच्ची साईं से पूछ लें, वो झूठ नहीं बोलेगी ना। झूठ तो नहीं बोलेंगी ना। वो चादर तक नहीं लेकर गई, बाहर किसी को साथ ले जाना तो दूर की बात। मैंने उससे कहा था और कुछ नहीं, कम से कम ड्राइवर को ही अपने साथ ले जाए, लेकिन ना जाने मुझसे तो वो इतनी खार खाती है कि मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करती। चुप हो जाओ सना, इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो घर से बाहर निकल रही थी तो तुम वहाँ खड़ी तमाशा देखने की बजाय हमना चची को भी बता सकती थी। मुझे फ़ोन करने से ज़्यादा ज़रूरी था कि घर के लोगों को ये बात बताई जाए, लेकिन ये बात तुमने मुझे फ़ोन करके 1 घंटे के बाद ही उन्हें बताई। वो बेचारी तो यही सोच रही थी कि ऊपर कमरे में है। इस घर में आए उसे 2 दिन भी नहीं हुए। गाँव के बारे में वो क्या जानती है जो उसे इस तरह बाहर जाने दिया? अगर इतना ही मसला था तुम्हें तो तुम चली जाती उसके साथ। अगर फिर भी ज़्यादा मसला था तो मुझे फ़ोन कर देती। उसके जाने के बाद भी फ़ोन किया था तुमने, मुझे तो पहले कर देती, मैं कोई हल निकाल लेता। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो गुस्से से कुछ कर डाले। धर्मसाई, आप सना पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इस बेचारी का क्या कसूर है? वो घर की लड़कियों को अहमियत देती कहाँ है? उनसे बात तक करना, उन्हें मुँह तक लगाना तो पसंद नहीं करती वो खुद ही एक बागी लड़की है। उसके नाज़ो अंदाज़ से आपको पता नहीं चलता उसके तौर तरीके क्या हैं? ज़रीन ताई से अपनी बेटी की बेइज़्ज़ती बर्दाश्त न हुई, इसलिए दारम को मुखातिब करते हुए बोली, चाची साईं, इस वक्त मैं उसे कुछ नहीं कह रहा, बाकी बातें घर आने के बाद होंगी। एक बात कान खोल कर सुन लो सना, अगर उसे कुछ भी हुआ ना, इस चीज़ का नुकसान उसे नहीं तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से अनजान है। लेकिन तुम इस हवेली के एक एक असूल से वाकिफ़ हो। वो एक निगाह से उसे देखता तेज़ी से घर से बाहर निकल गया, जबकि उसके जाते ही फिजान चाचू साई ने गुस्से से उसे देखा था। बाबा साईं, मैंने बहुत कोशिश की थी उसे रोकने की। वो सफाई देते हुए नज़र झुका गई। एक बात याद रखना बेटा साईं, वो भी इस घर की बेटी है और हम बेटियों के हकूक़ में मिलावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझाओ इसे, सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अभी वक्त है, बेहतर है संभल जाए। इसे समझाओ, इसकी ये गलती मुझे मेरे भाइयों के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। वो गुस्से से ज़रीन बेगम को देखते अपने कमरे की जानब चले गए। आज ही शहर से लौट कर आए थे, अभी तक उनकी मुलाकात नूर से भी नहीं हुई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया सना, शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। क्या चाहती हो तुम? क्यों किया तुमने ये हरकत? अगर वो घर से बाहर जा रही थी तो हमना घर पर थी, तुम्हें उसे बताना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया? हमना से बात छुपाने की कोशिश की। तुमने हमना को बताया ही नहीं कि वो घर से निकल गई है। तुम दारम साई को फ़ोन करने भाग गई। तुम नूर के होते हुए भी तो फ़ोन करके इजाज़त मांग सकती थी। तुम दोनों ड्राइवर के साथ चली जाती। उसे अकेले क्यों जाने दिया? क्या तुम नहीं जानती गाँव दुश्मनों से भरा हुआ है? अल्लाह ना करे बच्ची अगर दुश्मनों के इलाके में चली गई तो फिर क्या होगा? उससे गुस्सा अपने
अपनी जगह तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन तुम ऐसी हरकत करो मैं सोच भी नहीं सकती थी। जैसे ही दारमसाई घर वापस आए तुम उनसे माफ़ी मांगोगी, और तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। वो गुस्से से कहती खुद भी परेशानी से बाहर आ बैठी थी। उन्हें भी यही सोच बार बार परेशान कर रही थी कि न जाने नूर कहाँ चली गई होगी। वो पागलों की तरह उसे पूरे गांव में ढूंढ रहा था। आखिर वो इस तरह कहाँ जा सकती थी? एक तो वो गांव के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, दूसरी यहाँ गांव के बीचों बीच मलक के आदमी घूम रहे थे जो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वो साहिर और सिनान पर भी खास ध्यान रखता था कि कहीं मलक के लोग इन दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब से उसने मलकों को जेल भेजा था वो खुलेआम धमकियां देने पर उतर आया था। उसने एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये बात उसके गांव की हदूद के अंदर नहीं हुई थी, इसलिए वो फैसला करने का हक नहीं रखता था। बात कोर्ट कचहरी तक जा पहुंची। उसने इस लड़की को बहुत सपोर्ट किया था। जब तक मलक जेल ना चला गया तब तक वो उसका साथ देता रहा था। पर अब उसने धमकी दी थी कि वो उससे किसी भी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। वो अपने घर की लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो मलक से डरता था, बल्कि इसलिए क्योंकि अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त बहुत अजीज़ थी। वो अपने घर की बच्चियों की इज़्ज़त पर किसी भी किस्म का दाग नहीं लगने दे सकता था। पहले तो 2 घंटे वो गाड़ी में ख्वार होता रहा, फिर आखिर उसने गाड़ी छोड़कर पहाड़ी की जानब जाने का सोचा, क्योंकि बचपन में भी ये पहाड़ी उसे बहुत अट्रैक्ट करती थी। वो 2-3 बार उसे ज़बरदस्ती वहाँ लेकर गई थी। बचपन में न जाने क्यों उसे वो पहाड़ी बहुत पसंद थी। हो सकता है ये पहाड़ी उसे आज भी पसंद हो। वो बिना किसी से पूछे तेज़ी से पहाड़ी के ऊपर की जानब चल दिया था। इस तरफ गाड़ी का रास्ता नहीं था। जो भी लोग जाते थे पैदल सफ़र करते थे। उसे अभी आधा सफ़र ही तय किया था कि उसे ऊपर से चीख की आवाज़ सुनाई दी। उसे अपनी रफ्तार बेहद तेज़ कर दी। उसकी चीख को वो पहचान चुका था। वो तेज़ी से भागता हुआ ऊपर की जानब आया, लेकिन उसे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ा। थोड़े से ही फासले पर ज़मीन पर पड़ी रो रही थी। दर दर तुम ठीक हो? ये क्या हुआ मेरी जान? वो बेहद फ़िक्रमंदी से उसके पैर को देख रहा था जहाँ से खून बह रहा था। मैं गिर गई, उसने रोते हुए बताया। तो बेवकूफ़ लड़की, इस तरफ आने के लिए कहा किसने था? और ये इतनी ऊंची हील पहनकर तुम यहाँ आई, किसी चीज़ की हद होती है। बिना इजाज़त तुम घर से बाहर क्यों निकल पड़ी, और दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? वो उसके पैरों को छोड़कर उसका सर देखने लगा जहाँ दुपट्टा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो दुपट्टा, हाँ, अटक कर फट गया। मैं साथ लेकर आई थी उसे और मैंने सर पर रखा हुआ था। मैंने उसे सर से बिल्कुल भी नहीं उतारा, लेकिन फिर वो वहाँ पर अटक गया। मैंने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हुआ और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बहुत चोट भी आई है। वो अपने घायल हाथों से रगड़ते से बताने लगी, जबकि उसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद न जाने क्यों दारम साईं की घनी मूंछों तले लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो अपने पैर को देखने लगी जहाँ दारम पता नहीं क्या कर रहा था। अपने रुमाल के साथ दारम को इस तरह अपने पैर को छूते देखना उसे बहुत अजीब लग रहा था, जबकि लबों की मुस्कुराहट उस पर बहुत कुछ जता रही थी। अब इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि मैंने आपकी बात मानकर अपने सर पर दुपट्टा लिया था। मैंने ये दुपट्टा सिर्फ इसलिए लिया था ताकि कोई मेरे बाबा साईं को कुछ ना कहे। अब अगर उनकी बेटी इस तरह पूरे गांव में घूमती तो लोग बातें तो मेरे बाबा साईं को सुनाते ना। मुझे अपने बाबा साईं की इज़्ज़त की परवाह है, सिर्फ इसीलिए दुपट्टा लिया था मैंने, वरना आपकी कोई भी बात मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं करती। और आप मेरे पैर को छोड़कर गाड़ी लेकर आईं। मुझे घर वापस जाना है। नूर गुस्से में क्या कह चुकी थी वो खुद भी नहीं जानती थी, जबकि उसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद दारम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। अगर तुमने ये दुपट्टा अपने बाबा साईं के लिए लिया है तो यकीन मानो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि तुम्हें अपने बाबा साईं की इज़्ज़त की परवाह है, और ये बात जानकर उन्हें भी बहुत खुशी होगी। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ और उसके सामने अपना हाथ फैलाया। नूर ने वहीं बैठे बैठे अपनी अकल पर मातम किया था। वो इस शख्स पर क्यों जता रही थी कि उसके बाबा साईं उसकी ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखते हैं। ये बात तो वो अपने दिल से भी नहीं कहती थी। वो उसके हाथ को नज़रअंदाज करती उठकर खड़ी होने लगी थी कि अचानक उसका पैर फिर से फिसला। अगर दारम साईं उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से ना बचाता तो वो यकीनन दूसरा पैर भी तुड़वा लेती। मैं खुद चल सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। अब जाकर गाड़ी लेकर आएं। उसका हाथ अपनी कमर से हटाते उसे दूर होते हुए बोली थी। जानम साईं, आपको नीचे तक का सहारा लेना ही पड़ेगा क्योंकि गाड़ी ऊपर नहीं आ सकती। ये रास्ता बहुत ख़राब है। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला। ओके फ़ाइन, अगर रास्ता ख़राब है तो मैं खुद नीचे चली जाऊँगी, आप मुझसे दूर ही रहें। वो गुस्से से कहती एक कदम भी नहीं उठा पाई थी कि उसके पैर में एक बार फिर से दर्द की लहर उठी। इससे पहले कि वो चीखती उसने खुद को फ़िज़ा में महसूस किया था। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारें, मैं खुद चल कर जाऊँगी, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दें। वो लम्हे में ही मुज़ाहमत करने लगी थी, लेकिन वहाँ परवाह किसी थी। वो उसे अपनी मज़बूत बाहों में कैद किए नीचे की जानब चल दिया था। देखें, मुझे नीचे उतार दें, आपको समझ में नहीं आ रहा? अजीब ज़बरदस्ती है। चुप, एकदम चुप, अब आवाज़ मत निकालना। आखिर क्या मसला है तुम्हारे साथ? हर वक्त फ़जूल बोलती रहती हो। मुझे ऐसी बहस करने वाली बीवी हरगिज़ पसंद नहीं है। अपने आप में बदलाव लाओ।
वरना अभी तुम दारमशाह से वाकिफ़ नहीं हो। जब मैं तुम पर अपना आप ज़ाहिर करने पर आया ना, तो सिर्फ मैं रहूँगा, तुम में भी और ख़ुद में भी। अभी तुमने दारमशाह को 1% भी नहीं जाना। अभी वक्त है, संभल जाओ। वो भारी गमगीन आवाज़ में कहता उसे खामोश करवा गया था। उसे अपनी बाहों में उठाए वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके पैर पर उसका रुमाल अब तक मजबूती से बंधा हुआ था। पहाड़ी का लंबा सफ़र तय करने के बाद उसने बहुत एहतियात से उसे गाड़ी में बिठाकर ड्राइविंग सीट संभालता उसे वापस हवेली की जानब ले आया था। रास्ते में इन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। शायद उसके गुस्से से डांटने की वजह से वो उससे अब बात ही नहीं कर रही थी। दारम ने भी आगे से मज़ीद कोई बात नहीं की। एक तो उसे उसका यूँ अचानक घर से चले जाना बहुत बुरा लगा था। दूसरा, आज कुछ भी हो सकता था। उसकी लापरवाही से उसे कोई भी नुकसान उठाना पड़ सकता था, जिसकी वजह से इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की थी। उसने अपना गुस्सा उस पर ज़ाहिर नहीं किया था और वो यही चाहता था कि वो उसके गुस्से से दूर ही रहे। वो अपने गुस्से की शिद्दत को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। वो नहीं चाहता था कि उसके अज़ीज़-ओ-जान लोग उसके गुस्से का शिकार हों। वो गुस्से में अक्सर अपना ही नुकसान कर देता था, जिससे वो खुद भी बखूबी वाकिफ़ था। इसलिए उसने खामोशी से सारा रास्ता तय किया और उसे घर वापस ले आया। उसे इस तरह से दारम की बाहों में देखकर सना को आग ही लग गई थी। वो तो न जाने क्या-क्या सोचे हुए थी, लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। बल्कि उससे तो वो और भी दारमसाई के करीब आ गई थी। इन दोनों को एक-दूसरे के इस कदर नज़दीक देखकर उसके तन बदन में आग जलने लगी थी। वो तो बहुत कुछ सोचे बैठी थी कि दारम उसे खूब सुनाएगा, उसकी सारी मेहमान नवाज़ी और नाज़ नखरे एक तरफ रखकर उस पर अपना आप ज़ाहिर करेगा। लेकिन यहाँ तो कहानी ही पलट गई थी। हाय मेरी बच्ची को क्या हुआ? दारम क्या हुआ है? इसका पैर क्यों बँधा हुआ है? अल्लाह रहम करे। हमना चाची उन्हें देखकर जल्दी से उसके पास आई थी, जबकि वो आगे कदम बढ़ाता उसे लाकर सोफ़े पर आराम से बिठाने लगा। डॉक्टर को फ़ोन करो साहिर साईं, ये पहाड़ी पर गिरी हुई पड़ी थी। पैर पर अच्छी खासी चोट आई है। उसका पैर आहिस्ता से उठाता सोफ़े पर रख चुका था। चोट काफ़ी गहरी थी। लेकिन फिर भी दारम साईं का उसके पैरों को हाथ लगाना ना तो बाबा साईं को पसंद आया था, ना ही चच्चा साईं को। शायद इस वक्त दारम साईं की यह हरकत उनकी मर्दाना अना पर ज़रब लगा गई थी। दारम साईं अपनी जगह से उठे, डॉक्टर आ रहा है, वो देख लेगा। बाबा साईं ने ज़रा सख्ती से उसे उसकी पोजीशन का एहसास दिलाया। जी बाबा साईं, लेकिन जब तक डॉक्टर आता है तब तक कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। खून अब भी बह रहा है। तुम खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही हो? जाओ जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। वो उनके अंदाज़ को नज़रअंदाज करता सना पर चिल्लाया था, क्योंकि इस वक्त सना के अलावा और कोई लड़की नहीं थी, वरना उसे कम ही मुँह लगाना पसंद करता था। जी जी साईं। सना बस इतना ही कहती फ़ौरन अंदर की जानब भाग गई थी, जबकि सना का बुखलाया हुआ अंदाज़ नूर पर बहुत कुछ ज़ाहिर कर गया था। वो पहले भी ये चीज़ नोट कर चुकी थी, लेकिन तब उसे इस बात में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन सना का अंदाज़, उसका अजीब तरह से बात करना, उसकी नापसंदीदगी उसे अब समझ में आई थी। ओह! तो ये वजह है सना की मुझे नापसंद करने की। मोहतरमा सना दारम साहब से मोहब्बत करती हैं। इंटरेस्टिंग। ये मोहतरमा जल रही हैं मुझसे, तो फिर क्या करना चाहिए? यकीनन जलने वालों को और जलाना चाहिए। उसका चेहरा देखती मुस्कुराई थी। ये इस घर की वो इंसान थी जो उसे कभी भी पसंद नहीं थी। पहले दिन से ही वो उससे अजीब तरह से बात करती थी। उसका एटीट्यूड उसे बहुत बुरा लगता था, और उसके साथ वो ये सब कुछ क्यों कर रही थी, ये तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। उसकी माँ उसे ये बात बहुत पहले बता चुकी थी कि दारम साईं का निकाह सना से होने वाला था। लेकिन शायद सरमद अपनी बीवी को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला किया था। यकीनन अगर वो उस दिन इन दोनों के बीच में ना होते, तो शायद वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते, लेकिन उसकी वजह से इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब हुई थी। अगर तो सना दारम से सच्ची मोहब्बत करती थी, तो फिर तो वो हक़ पर थी। बेटा, ये गाँव काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। यहाँ पर सिर्फ हमारे हमदर्द नहीं, बल्कि दुश्मन भी हैं। तुम्हें यहाँ थोड़ी एहतियात करनी होगी मेरी जान। ये सब कुछ तुम्हारे लिए नया है, तुम्हें एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। बिना किसी गर्म शॉल के बाहर क्यों निकली? यहाँ कितनी सर्दी है। हमना अपने ऊपर से गर्म शॉल उतार कर उसे पहनाने लगी। वो बेशक सगी माँ नहीं थी, लेकिन उनका फ़िक्र जताता लहजा सगी माँ से बढ़कर था, जिसको उसने बहुत शिद्दत से महसूस किया था। चादर लेने का कहा था सना, इसके मुँह पर मारकर चली गई है। मेरी बेटी को तो बिल्कुल मुलाज़मा समझ रखा है इसने। एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम इस घर में बहुत सालों के बाद आई हो, इसलिए हम सब तुम्हारे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके से बता रही थी और तुम उसकी बेइज़्ज़ती किए जा रही हो। मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया था तुम्हें ड्राइवर के साथ जाने का बोलकर। हमारे घर की बच्ची यूँ मुँह उठाकर बाहर नहीं निकल सकती। मैं अब तक चुप थी, क्योंकि सरमद अदा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी से अच्छे तरीके से पेश आओ। वो तुमसे 4 साल बड़ी है। तुम उसे उसके नाम से और बेहद बदतमीज़ी से बुलाती हो, जो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। अपनी माँ की सिखाई हुई तरबियत वहीं भूल कर आओ तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए।
ज़रीन ताई जो सुबह से अपनी और अपनी बेटी की बेइज्जती करवा रही थी उसे सख्त लहजे में समझाने लगी। आपकी बेटी झूठ बोल रही है, उसने मुझे कुछ नहीं दिया था, बल्कि उसने तो मुझे मना भी नहीं किया। ये तो आगे से ड्रामे कर रही थी, अगर गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं देखना चाहती थी कि क्या हो जाएगा। बात अगर तरीके से की जाए तो इंसान समझ सकता है, लेकिन ये मोहतरमा मुझे ड्रावा दिखा रही थी। पर मैं किसी से नहीं डरती, मैं बदतमीज़ी नहीं करती हूँ, ये करती है हमेशा मेरे साथ। इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। अपने पर्सनल्स की वजह से ये मुझे टारगेट कर रही है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा? आज मुझे ये चोट लगी है ना, आपकी बेटी की वजह से ही लगी है। कब इसने मुझे कहा था ड्राइवर को अपने साथ ले जाने के लिए? ज़रा यहाँ पर आकर सच बोले। और मेरी माँ की तरबियत पर आप ना ही जाएं तो बेहतर होगा। आपकी बेटी की तरबियत भी देखी है मैंने। उनकी बात पर उसे अच्छी खासी तब चढ़ गई थी। वो तमीज़ और बदतमीज़ी का फ़र्क भूले अपनी बात उन पर क्लियर कर चुकी थी। तौबा तौबा, ज़ुबान दराज़ी तो देखो इस लड़की की, बात करने की तमीज़ नहीं है। सामने छोटा खड़ा है या बड़ा, कोई होश नहीं है, बस अपनी ही हाँके जा रही है। बस करें चची साई, वो बच्ची है, उसे समझ नहीं है, आप तो समझदार हैं। उसे यहाँ आए अभी दिन ही कितने हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। तुम चलो कमरे में, डॉक्टर आने वाला है। दारा में एक नज़र ज़रीन बेगम को देखता नूर से मुखातिब हुआ था, जबकि नूर ने बेहद गुस्से से पहले ज़रीन और बाद में सना को देखा था। सना को देखते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी मोहब्बत से मुझे क्या लेना देना था सना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। गेम अच्छी खेली है तुमने, लेकिन मैं कोई दब्बू और बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ। कैसे जाऊँ अंदर? मेरे पैर में चोट लगी है, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा। बाहर कोई मुझ पर जा रहा, बाहर हर कोई मुझ पर गुस्सा है। किसी को मेरी फ़िक्र नहीं है, जिसका दिल चाहता है अपनी भड़ास निकालता है मुझ पर। इससे बेहतर था कि मैं मर जाती वहीं पर, वापस आती ही नहीं। बेइज्जती करवाने के लिए आई हूँ मैं यहाँ। बकवास बंद करो अपनी, बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। अपने मुंह से क्या फजूलियात निकाल रही हो? उसकी फजूल कोई पर वो धाड़ा था। मैं ही बकवास करती हूँ, सारी गलती मेरी ही है। मेरा ही दिमाग ख़राब है जो मैं यहाँ आ गई और फिर यहाँ पिछले 3 दिन से बेवकूफ़ों की तरह इस कमरे में पड़ी हूँ। किसी को एहसास नहीं कि कोई मुझे बाहर ले जाए। मेरा दिल नहीं लगता यहाँ। 4 लड़कियाँ हैं इस घर में जिनको अपने अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, फ़ैशन से फुर्सत नहीं मिलती। पता नहीं, और एक मैं हूँ यहाँ, मुझे नहीं रहना, मुझे वापस आना है। मुझे पता है ना तो मैं यहाँ वहाँ किसी के लिए अहम थी और ना ही मैं यहाँ कोई अहमियत रखती हूँ। मेरी माँ की ज़िंदगी में तो मेरे लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर भी कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पता नहीं उसकी आंखों में आंसू कौन सी बात को लेकर आए थे, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू से बेहद मासूम बना गए थे, जिसे सबके दिल तड़पा दिया था। नहीं बेटा साईं, इस हफ्ते बच्चे तुम्हें घुमाने लेकर जाने वाले थे। मेरी जान, साई ने तुम्हारे लिए ही तो स्पेशल वक्त निकाला है। तो तुम हम सब के लिए अहम हो, बेहद अहम हो मेरा बच्चा। तुम बस अपना मूड ठीक करो, कल ही सिनान साईं तुम्हें अपने साथ गाँव घुमा कर लाएगा। असगर साहिब बेहद प्यार से आंसू साफ करते हुए उसके माथे पर बोसा देकर बोले, सनान अद्दा क्यों, दारम साईं क्यों नहीं? इन्हें क्या सिर्फ गुस्सा करना, चिल्लाना आता है? इनसे कहें कि मुझे लेकर जाएं, मुझे इनके साथ जाना है। ये जो मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं फजूल में, इन्हें कहें कि मुझे बाहर लेकर जाएं, वो भी कल सुबह। वो लाड से उनके सीने में मुंह छुपाते हुए बोली। उसके अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। सुना तुमने दारम साईं, मेरी बच्ची ने क्या कहा? कल सारे अहम काम छोड़ो, हमारे लिए सबसे अहम हमारे घर की खुशी है। वो उसकी जानब देखते हुए बोले। जी बाबा साईं, जो हुक्म, लेकिन पहले अपना पैर तो ठीक कर ले, चोट काफ़ी गहरी है। वो अपना कल का एक बहुत अहम काम छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए कहने लगा। कल तक ठीक हो जाएगी मेरी चोट, आप बहानेबाजी ना करें। इससे पहले कि बाबा साईं कुछ भी कहते वो बोल पड़ी। ठीक है बाबा साईं, मैं ले जाऊँगा। बाबा साईं के मुस्कुराने पर वो बोला। असगर साहब के सीने में मुँह छुपाते उसने एक नज़र सना को देखा था। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ते देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। वो अपनी माँ जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो उसे पसंद नहीं आता था उसके साथ वो ज़्यादा देर अच्छा बनने का ड्रामा नहीं कर सकती थी। अब खुश मेरी जान? ताया साईं ने बहुत प्यार से पूछा था। बहुत खुश। अब इनसे कहेंगे मुझे उठाकर कमरे में छोड़ आए, जैसे पहाड़ से उठाकर लाए थे, उसे मुस्कुराते हुए कहा, जबकि दारम ने बेख्तियार उसके चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट से उभरते डिम्पल्स को देखा था। शायद यहाँ आने के बाद वो पहली बार इतनी खुलकर मुस्कुराई थी। बेटा साईं आओ, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ आऊँगा। सबके बीच यूँ अचानक उसका दारम को खुद को उठाने के लिए कहना बहुत अजीब था, इसलिए वो बात को संभालते हुए बोले, मैं नहीं चल सकती, बहुत ज़्यादा दर्द है। ये पहाड़ी से भी मुझे उठाकर लेकर आए थे, अब तो सिर्फ यहाँ कमरे तक छोड़ना है। आए दारम साईं, ले चले मुझे कमरे में। वो अपने हाथ ऊपर करती उसे बुलाने लगी। बाबा साईं उसके करीब से उठे। वो तो शुक्र था कि इस वक्त यहाँ पर जावी, सरनिश और सानिया नहीं थी, उनके सामने से वाकई बहुत शर्मिंदगी होती। सानिया इस वक्त अपने कमरे में थी, सरनिश किचन में और जाविश अपनी किसी सहेली के घर गई हुई थी, जिसे लेने साहिर को जाना था। पता नहीं वो गया भी था या नहीं।
उसने बेहद एहतियात से उसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में उठाया तो वो लम्हे में ही उसकी गर्दन में अपने बाजू डालती उसके सीने में अपना सर छुपा गई। ये लम्हात उसके लिए कितने मुश्किल थे ये तो सिर्फ वही जानती थी, लेकिन इस वक्त वो सना के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने की शिद्दत से ख्वाहिश कर रही थी। थैंक यू, सुबह तैयार रहिएगा, वक्त पर निकलेंगे घर से। रात में आराम आ गया तो ठीक है, नहीं लेकिन नहीं भी आया तो हम ज़रूर जाएंगे। मुझे गांव देखने का बहुत शौक़ है, हम उस पहाड़ी पर भी वापस जाएंगे, आप ऐसे ही उठा कर ले चलेंगे। उनके साथ ही कमरे में दाखिल होती सना को महसूस करके वो बेहद प्यार से उसके गले में अपने बाजू मज़ीद मजबूती से डालती उससे पूछने लगी, कोई बात नहीं, सुबह हम भी तुम्हारे साथ होंगे ना, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, हम तुम्हें आराम से वहाँ ले जाएंगे। वैसे भी कल जाविश को कॉलेज से छुट्टी है और सानिया की छुट्टी तो नहीं हो सकती क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लेकिन जरनिश हमारे लिए छुट्टी कर लेगी। वो उसे बेड पर लेटाकर जैसे ही पीछे हटा वो उसके ऊपर कंबल डालती गुस्से से बताने लगी, नहीं, मुझे किसी और के साथ नहीं जाना। दारम साईं, सिर्फ मैं और आप, बता दें इसको। वो एक नज़र से देखती दारम का हाथ थाम चुकी थी। दारम साईं, सिर्फ हम जाएंगे ना? वो बेहद मासूमियत से उसे देखती हुए बोली, हाँ, किसी को भी छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं है, कल सिर्फ मैं और दर जा रहे हैं, हफ्ते वाले दिन सिन्नान साईं सबको ले जाएगा। वो अपनी बात मुकम्मल करता कमरे से बाहर जाने लगा जहाँ डॉक्टर आ गया था। दारम साईं, इंजेक्शन नहीं लगाएगा, मना कर दूंगा, डोंट वरी। वो दिलकशी से मुस्कुराता बाहर निकल गया। इन्हें कैसे पता है कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है? नूर ने खुद से सवाल किया। लो ये चादर, डॉक्टर अंदर आ रहा है। वो अलमारी से चादर निकालकर उसकी तरफ फेंकती हुई बोली, मैंने क्या ऐसा ही तुम्हारे मुंह पर चादर मारी थी? नूर ने एक अदा से मुस्कुराकर दोस्ताना अंदाज में पूछा। लो इसे, डॉक्टर अंदर आने वाला है। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, वैसे एक बात बताऊं तुमने ये कहानी इमेजिन अच्छी कर ली है, अगर तुम मुझे ये देती ना तो मैं इसे सच में तुम्हारे मुंह पर ही मारती। वो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए हुए बोली जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और दारम साईं अंदर दाखिल हुआ। उसने लम्हे में ही चादर उठाकर अपने कंबल के नीचे फेंक दी थी। डॉक्टर आ रहा है, तुम्हारा दुपट्टा किधर है? उसे देखते हुए सवाल करने लगा। नहीं है मेरे पास, कब से मांग रही हूँ सना अद्दी से, नहीं दे रही, आप प्लीज़ दे दें अपनी चादर। पहले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, अब बहुत अजीब सा महसूस होता है यहाँ आने के बाद। वो उसके कंधे से अजरक खींच चुकी थी जिस पर सना का पूरा मुंह खुल गया। इस लड़की की हिम्मत तो वाकई काबिले दी थी, शायद वह जानती नहीं थी कि वो किससे पंगा ले रही है। क्या आपको बुरा लगा? अच्छा, आप वापस ले लें, मैं कोई और ढूंढ लेती हूँ। वो बेहद मासूमियत से उसे देखते हुए बोली, जिस पर दारम दिलकशी से मुस्कुराया। बुरा क्यों लगेगा जानम साई, हक है तुम्हारा। उसे अपनी अजरक खुद पर लपेटते देखकर सुकून उसके अंदर तक उतर गया था। थैंक यू, प्लीज़ डॉक्टर को इंजेक्शन से मना, फिक्र मत करो, किसी के बाप की इतनी औकात नहीं मेरी इजाज़त के बिना तुम्हें छूने की। वो मुस्कुराकर कहता दरवाज़ा खोल चुका था। अचानक आने वाला बदलाव उसे अजीब तो लग रहा था लेकिन बहुत खुशगवार भी था। सना ने बेख्तियार अपनी मुठ्ठियाँ बीची जिस पर नूर भी मुस्कुराई। गलत बंदी से पंगा ले लिया आपने सना अद्दी। सना का फीका चेहरा उससे अच्छा लगा था, उसे गलत किया था और नूर गलत करने वालों के साथ गलत करती थी। डॉक्टर उसे चेक कर रहा था जब दारम साई उसके पास ही खड़ा डॉक्टर के एक हरकत को नोट कर रहा था। डॉक्टर के माथे पर पसीने की बूंदें थी। डॉक्टर को यहाँ आते ही सबसे पहले जो बात पता चली थी वो ये थी कि वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि दारम साई की मनकूहा है। दारम साई की नज़रों में इस गाँव का कोई भी शख्स अपनी रेपुटेशन ख़राब करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो आज से नहीं बल्कि पिछले 6 सालों से गाँव का सरपंच था। और इस बात में कोई शक नहीं था कि दारम साई अब तक के तमाम सरदारों में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और जालिम सरदार साबित हुआ था। किसी को माफ़ कर देना या दूसरा मौका दे देना दारम साई के कानून में कहीं शामिल ही नहीं होता था। मुर्शद साई, अगर इंजेक्शन दे दिया तो ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए इजाज़त चाही तो अगले ही लम्हे दर नूर नाम में सर हिलाने लगी। नूर, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी और इंजेक्शन से क्या घबराना, यहाँ के तो बच्चे भी खुद इंजेक्शन लगा लेते हैं। सनान अद्दा ने एक नज़र उसे देखते हुए कहा तो वो बेयकीनी से दारम साई की जानब देखने लगी। दारम साई, आप मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकते, आपने मुझसे वादा किया है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगेगा। आपने बताया नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो जल्दबाजी में जल्दी बोल रही थी, शायद ये उसके पास आखिरी मौका था इंजेक्शन से बचने का। दारम साई, समझाए इसे, ये सड़क पर गिरी है, इंजेक्शन नहीं लगेगा तो। नहीं, सड़क पर नहीं गिरी, पहाड़ी पर गिरी थी, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिसिन दे दें। उसकी बात काटते हुए डॉक्टर से बोला, लेकिन मुर्शद साई, अगर ये इंजेक्शन लगवा ले तो तकलीफ़ कब हो जाएगी? तुम्हें ज़्यादा पता है या मुझे? और डॉक्टर को गुस्से से घूरते हुए बोला तो डॉक्टर नज़र झुका गया। साई, जैसा आपका हुक्म, आप बेहतर जानते हैं। वो मेडिसिन लिखता पर्ची उसके हाथ में थमा चुका था, जबकि सनान ने पहले एक नज़र डॉक्टर को और फिर दारम साई को देखा था। हो जाएगी ठीक बिना इंजेक्शन लगवाए हुए। इस डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आओ और आप भी आते
हुए मेडिसिन लेकर आना और मुलाजमा से कहो जल्दी से हल्दी वाला दूध लेकर आए, वो पिएगी तो बेहतर हो जाएगी। उसके करीब रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला तो नूर ने उसे देखा। मैं दूध नहीं पीती और हल्दी वाला दूध मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं पीऊँगी। मैं पहले बता रही हूँ, अगर तो आप ये मेरे लिए मंगवा रहे हैं तो प्लीज़ अभी मना कर दें। उसे देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है लड़की, मैं तुम्हारा मुलाजिम हूँ, गुलाम हूँ तुम्हारा? तुम जो कहोगी उस पर सर झुकाता जी हजूर करूँगा। इंजेक्शन से तुम्हें डर लगता है, हल्दी वाला दूध तुम पी नहीं सकती। पैर तुड़वा कर बैठी और सुबह तुम्हें घूमने भी जाना है, खुद को सुपरमैन समझती हो। अगर डील दे रहा हूँ तो ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, खींचना भी आता है मुझे। फ़िज़ूल के नखरे शुरू हो गए हैं। दूध लेकर आ रहा हूँ, मुलाज़िम खामोशी से पियो बिना नखरे किए, वरना जिन हाथों से तुम्हें उठा कर लाया हूँ उन्हीं हाथों से पिलाना भी आता है मुझे। वो उसे घूरते हुए बेहद ठंडे लहजे में बोला था। बस फिर से दिखा दिया ना अपना आप, थोड़ी देर पहले इतने अच्छे बने ड्रामे क्यों कर रहे थे? ऐसे ही रहा करो सड़ू कहीं के। ये इंसान इस काबिल ही नहीं है कि इससे दोस्ती की जा सके। वो बेहद कम आवाज़ में बड़बड़ाई थी। मर्द और औरत में दोस्ती का रिश्ता अच्छा भी नहीं लगता। एक मर्द के साथ खड़ी औरत सिर्फ निकाह में अच्छी लगती है, दोस्ती में नहीं। और मुझे लड़कियों से दोस्ती पालने का कोई शौक़ भी नहीं है। निकाह में हो मेरे इसीलिए सलामत हो, वरना तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो इस वक्त उठाकर हवेली से बाहर बनी जगह में दफना देता। सारा दिन बर्बाद हो गया मेरा, इतना ज़रूरी काम छोड़कर चला गया। वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ बेहद खड़ूस अंदाज में बोला। इस वक्त उसे इस शख्स बेहद बुरा लग रहा था। मेरी सोच ही गलत है, आप एक अच्छे इंसान हैं ही नहीं। वो अपने सर से अजरत को उतारती फोल्ड करके बेड पर फेंकने वाले अंदाज में रख चुकी थी। मुझे नहीं चाहिए आपका दुपट्टा भी, आपका क्या भरोसा, क्या पता बाद में इसका भी एहसान जताना शुरू कर दे। वो भी बोल ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजिम दारम साईं के कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने दूध का ग्लास टेबल पर रखा तो वो मुँह बनाते चेहरा फेर गई। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हें ये पिलाऊं? उसका चेहरा फेरने पर वो बेहद सर्द लहजे में बोला तो नूर ने एक नज़र चेहरा फेर कर उसे देखा और दूसरी नज़र ग्लास पर डाली। उसने एक झटके से टेबल पर रखा हुआ ग्लास उठाया और एक ही सांस में गटागट पी गई। दारमसाई ने उसकी कार्रवाई को पुरशौक कुन नज़रों से देखा। उसने ग्लास पटकने वाले अंदाज में टेबल पर रखा, जबकि हल्दी वाला दूध पीने के बाद उसकी ज़ुबान बहुत बदजायका हो गई थी। अब कुछ पी लिया मैंने, उसे घूरते हुए बोली थी। हाँ तो एहसान किया है मुझ पर, अपनी सेहतयाबी के लिए पिया है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, ताई अम्मी हमारे घर की बड़ी हैं, उनके साथ बदतमीज़ी में आज सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर गया कि तुम अब तक हमारे घर के तौर तरीके नहीं जानती। लेकिन अब बेहतर है कि तुम जल्द से जल्द हर चीज़ को समझ जाओ। अब तुम्हें भी सारी ज़िंदगी इसी घर में रहना है, इसी घर का माहौल, इसी घर के तौर तरीके और असूल। अब तुम्हें सारी ज़िंदगी इसी घर में रहना है, इसी घर का माहौल, इसी घर के तौर तरीका और असूल तुम पर भी उतने ही लागू होते हैं जितने बाकी सब पर। तुम्हें थोड़ी सी रायत इसलिए दी गई है कि तुम हर चीज़ को समझ जाओ, लेकिन तुम समझने की बजाय इन चीज़ों से दूर जा रही हो, जो मुझे मंजूर नहीं। आइंदा इन बातों का ख्याल रखना। वो कुर्सी से उठता बाहर जाने लगा। हद हो गई, जिसकी गलती है उसको कोई पूछता ही नहीं, हर कोई मेरे पीछे लग गया है। मैं यहाँ रहूँगी ही नहीं, चली जाऊँगी यहाँ से। पता नहीं क्या सोच कर मैं यहाँ चली आई, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मेरी वापसी का इंतज़ाम करवाएं। वो बेहद गुस्से से बोली। जब दारम के दरवाजे की जानब कदम रुके, उसने मुड़कर उसे देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आया था। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से दोहराना। उसके करीब, बेहद करीब खड़ा कहने लगा। उसके इरादे नूर को बेहद ख़तरनाक लगे थे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, वो बिना ऊपर की जानब देखते हुए बोली, जब अचानक दारम साई ने उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए उसका चेहरा ऊपर की जानब किया। अब बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? वो अपनी गहरी सी आंखें उसकी डार्क ब्राउन नज़रों में गाड़ते हुए सख्ती से पूछ रहा था। मैं जाऊंगी वापस। न जाने क्या था दारम साईं की नसों में कि वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। जब अचानक दारम ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी जानब खींचा। उसके अचानक खींचने पर वो ऊपर की जानब उसके बेहद करीब आ गई थी। दारम साईं की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। नहीं जानम साईं, तुम कहीं नहीं जाओगी। बहुत हिजर काटा है मैंने, अब और नहीं। अब मैं तुम्हें अपने इतने करीब कर लेना चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में ये हवा का गुज़र भी ख़त्म हो जाए। तुम जानती हो हम दोनों में क्या रिश्ता है? हम में इस दुनिया का सबसे पाकीज़ा रिश्ता है, और मैं जानता हूँ तुम इस रिश्ते से बखूबी वाकिफ़ हो। मानता हूँ तुम छोटी बच्ची थी, भूल सकती हो, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये बात अच्छे से ज़हन नशीन करवाई होगी। ये जो सारा ड्रामा आज तुमने सना से बदला लेने के लिए किया है, इसमें आइंदा मुझे मत घसीटना। मैंने सना के सामने तुम्हारी इज़्ज़त सिर्फ इसलिए रखी है क्योंकि तुम मेरी इज़्ज़त हो, और आइंदा तुम इस बात का ख्याल रखना कि मुझे इस्तेमाल होना पसंद नहीं। सना ने झूठ बोला तो तुमने उसका दिल जलाया। अगर मैं चाहता तो ये बात सबके सामने जाहिर कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अपनी मनकूहा को किसी के सामने झटकना नहीं चाहता।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोबारा ये हरकत करोगी। बेहतर है कि सना के साथ अपना झगड़ा खुद तक महदूद रखो। आई मेरी बात समझ में? वो उसे देखते हुए पूछ रहा था, जबकि उसकी कमर पर अब तक दारम का हाथ सख्ती से बंधा हुआ था। आ, आपको कैसे पता? बच्चा नहीं हूँ मैं जानम साईं, इस गाँव का सरदार हूँ। सारा दिन लोगों को चारता हूँ, मुझे चारना बच्चों के बस की बात नहीं। वो उसका गाल थपथपाता उसे आज़ाद करते हुए बेड पर आहिस्ते से छोड़ चुका था। नूर कुछ भी नहीं बोल पाई, जबकि वो कमरे से ही निकल गया। वो सबसे बोर हो रही थी। अपने पैर में तकलीफ़ महसूस होने की वजह से वो कहीं भी नहीं जा पाई थी। सब घर वालों के सामने उसने यही बहाना रखा था कि उसके पैर में तकलीफ़ है, इसीलिए वो बाहर नहीं जाएगी। दिन शुरू हुआ तो उसे अपने पैर में बहुत तकलीफ़ महसूस होने लगी थी, जबकि दारम साईं अपने किसी ज़रूरी काम के लिए जा चुका था। कल रात के बाद इन दोनों का आमना-सामना नहीं हुआ था। वो तो चाहती भी नहीं थी कि दारम साईं से उसका सामना हो। कल दारम ने सच में उसे शर्मिंदा कर दिया था। ये सच था, कल अगर सना के सामने उसे झटक देता तो सना उससे जीत जाती, लेकिन दारम ने ऐसा नहीं किया था। उसने उसकी इज़्ज़त रख ली थी, लेकिन उसे बहुत सारी बातें भी सुना गया था। आखिर था तो इसी ख़ानदान का मर्द ना, अपनी अना पर कोई बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था। सना तो इसके बाद उसके सामने ही नहीं आई थी। कल डॉक्टर के आने से पहले ही वो गुस्से से कमरे से निकल गई थी और अब वो उसका सामना वैसे भी नहीं करना चाहती थी। वो सोफे पर बैठी रिमोट से टीवी ऑन करने लगी थी कि दारम साईं को अंदर दाखिल होते देखा। मैंने तुमसे कल रात को कुछ कहा था, क्या तुमने वो किया? वो उसके सर पर सवार सवाल करने लगा। क्या कहा था आपने? वो कुछ कंफ्यूज हुई। चची साईं, दर आपसे कुछ बात करना चाहती है। उसे किचन से निकलती जरीन ताई को देखते हुए कहा तो वो परेशानी से उसे देखने लगी। उसे भला उनसे क्या बात करनी थी? बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो उसके पास आते हुए सवाल करने लगी। कल की तलख कलामी के बाद पहली बार दोनों एक दूसरे के सामने थी। बोलो दर, कोई बात नहीं। चची साईं कोई गैर नहीं, घर की है। गलती इंसान से ही होती है, माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। चची साईं, दर आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। कल इसने काफ़ी बदतमीज़ी की थी आपसे, इसी बात को लेकर। दारम के कहने पर उसने घूर कर दारम को देखा था। उसने कब कहा था उससे कि वो माफ़ी मांगना चाहती है या फिर शर्मिंदा है? कोई बात नहीं बेटा साईं, गलती इंसान से होती है। कल तुम्हारा अंदाज मुझे बुरा लगा और फिर कल सुबह से ही सना को हर कोई डांट रहा है। शायद मैं भी ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम भी दिल में कोई बात ना रखना। वो प्यार से उसका गाल छूती और वापस किचन की जानब चलेगी। मैंने कब कहा आपसे कि मैं किसी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ? आपने क्यों ऐसा कहा उनसे? बहुत गुस्से से उससे सवाल करने लगी। क्योंकि वो इस घर की बड़ी हैं। सना और तुम्हारे इख्तलाफात ना तो मैं जानता हूँ और ना ही वो। अपने बिचकाना झगड़ों में बड़ों के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब मत करो। और आज से सना को अद्दी साईं कहकर पुकारना। लड़ाई झगड़ा ज़िद अपनी जगह है, लेकिन रिश्ते अपनी जगह हैं। वो उसे समझाते हुए बोला, जब बाहर से मुलाजिम ने उसे आकर बताया कि बाबा साईं उसे बाहर बुला रहे हैं। वो उसकी तरफ देखे बगैर वहाँ से निकल गया था। तो अब सना मैडम को गधी साईं कहकर पुकारना है। उप्स, गधी नहीं अद्दी। वैसे सना की पर्सनैलिटी पे गधी ज़्यादा सूट करता है। वो खुद ही अपनी बात का मज़ा लेती हुई खिलकर हंसी। जीत आया साईं, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। कहाँ से बुलावा आया? एक तो ये बड़ा मसला था कि सारे दिन में कोई कमरे में कदम ही नहीं रखने देता था। उसे अपने कमरे में रहते हुए बमुश्किल 3 दिन हो रहे थे, लेकिन अब तक वो इस कमरे का रास्ता भी ज़ुबानी याद नहीं कर पाई थी। उनके बुलावे पर वो मुलाज़मा के साथ हवेली के पीछे की जानब बने अस्तबल में आ गई थी। हाँ बेटा सही, वो क्या है ना, तुम कल बहुत बड़ी मुसीबत से बची हो। कल तुम जिस पहाड़ी पर गई थी ना, उस पहाड़ी से बहुत बड़े-बड़े पत्थर गिरे हैं। काफ़ी लोग ज़ख्मी हो गए हैं। ये तो शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना पता नहीं क्या होता। ये तो अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी है कि तुम सही सलामत वापस घर आ गई हो। इसीलिए तुम्हारे सदक़े के लिए बकरा मँगवाया था। तुम ज़रा इस बकरे पर हाथ रख दो ताकि हम इसे ज़िबा कर सकें। मैं जानता हूँ तुम यकीनन इन सब बातों पर यकीन नहीं रखती होगी, लेकिन सदका मुसीबत को टालता है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम पर आने वाली मुसीबत को अल्लाह ने टाला है और अल्लाह ने चाहा तो तुम पर आगे भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। जाओ बकरा ले आओ। वो उसे तफसील से कहते मुलाजिम की जानब मुतवज्जा हुए। नूर खामोशी से एक साइड पर आकर खड़ी हो चुकी थी। पता नहीं उससे क्या करवाने वाले थे। उसे एहसास भी ना हुआ कि कब साहिर उसके पास आकर रुका। कैसी हो कज़न सई, बोर तो नहीं हो रही? वो पहले दिन उसे काफ़ी बोरिंग किस्म का इंसान लगा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास हुआ कि इस घर में सिर्फ यही नहीं बल्कि सब लोग ही बोरिंग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपके घर में आकर कोई भी मेहमान बोर नहीं होगा। यहाँ हर कोई बोरिंग ही है। आपसे ज़्यादा अच्छा तो वो बकरा एंटरटेन कर रहा है। आपके घर में आए मेहमानों के साथ क्या ऐसा सलूक किया जाता है? वो अपने दिल की भड़ास निकालने लगी। वो क्या है ना, अभी सब लोग तुम्हें घर की मेहमान समझ रहे हैं। जिस दिन फ़र्द समझना शुरू कर देंगे, तुम्हारी गलतफ़हमी दूर हो जाएगी। और जहाँ तक इस बकरे के एंटरटेनमेंट का सवाल है, तो ये आगे भी तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट का सबब बनेगा, क्योंकि तुम इस पर हाथ फेरने जा रही हो ना? साहिर उसे देखते हुए बेतुकी सी बात बोली। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। प्लीज़ क्लियरली बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो कन्फ्यूज से सवाल करने लगी।
जबकि साहिर मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाता उसे बकरे की जानब मुतवज्जा करने लगा। जाओ उस बकरे पर हाथ फेर कर आओ, फिर तुम्हें तफसील से बताता हूँ। जबकि उसे देखती उसकी बेतुकी बात को लेकर मुतजस्सिस हो चुकी थी। वह जल्दी से आगे बढ़ती बकरे की पीठ पर हाथ फेर कर वहीं से वापस उसके पास आ रुकी थी। बताएं आप, इस बात का क्या मतलब है? बकरा कैसे एंटरटेन करेगा मुझे? वो शायद हद से ज़्यादा बोर हो रही थी, इसीलिए उसकी फजूल सी बात में इंटरेस्ट ले रही थी। कज़न साईं, तुम भी ना, वो क्या है ना, जिस नस्ल का ये बकरा था ना, उस नस्ल की रूहें भटकती हैं हमारे गांव में। वट रूहें? वो मुंह बनाकर पूछने लगी। शायद उसकी बात उसके सर के ऊपर से गुजर चुकी थी। भूतों पर यकीन करती हो? चुड़ैल, भूत, इन सब चीज़ों पर यकीन है तुम्हें? उसे देखते हुए पूछने लगा। उसका अंदाज डराने वाला था। नहीं, मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देखती, उसने फ़ौरन जवाब दिया। मतलब यकीन नहीं रखती हो? फिर ठीक है, बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं डर गया था कि कहीं बकरे की रूह रात में आकर तुम्हें डराना ना शुरू कर दे, लेकिन तुम काफ़ी बहादुर हो। मुझे यकीन है अगर बकरे की रूह आ भी गई तो भी तुम संभाल लोगी। तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब तुम हवेली के अंदर, मैं ज़रा देख के आता हूँ कि बकरे की रूह, मेरा मतलब है कि बकरे को ज़िबा कर दिया या अभी नहीं। वो उसके चेहरे की उतरती हवाइयाँ देखकर अपनी हंसी पर कंट्रोल करता तेज़ी से वहाँ से निकल गया, जबकि नूर वहीं खड़ी बस बकरे की रूह के बारे में सोच रही थी। क्या बकवास है, ये कोई रूह नहीं होती, ऐसे मुझे डरा रहे हैं, ये मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। वो सर झटकती हवेली की जानब जाने लगी। लेकिन अगर सच में बकरे की रूह आ गई तो उस पर तो आखिरी हाथ मैंने फेरा है और उसने मेरे नाम पर ज़िबा किया जा रहा है। कहीं सचमुच में तो साहिर अद्दा सच नहीं बोल रहे थे? वो अपने ही सोचों में कदम कदम उठाती आगे बढ़ रही थी। वो काफ़ी डरी हुई थी, उसे अजीब भी लग रहा था। वो बाहर बैठने की बजाय पता नहीं क्या सोचकर जरनी शदी के कमरे में चली गई। ये लड़की उसे पसंद थी। वो बिना किसी मतलब के उस पर प्यार लुटाती थी, लेकिन अपने लास्ट सेमेस्टर की वजह से उसे वक्त नहीं दे पाती थी। अरे नूरजानो, वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ मेरे पास। वो बहुत खुश हुई थी उसके पहली बार कमरे में आने पर। वो मुस्कुरा कर अंदर आई और उसके साथ ही बेड पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे बात किसी को बताए या नहीं। ये ना हो कि ये सब लोग उसे बेवकूफ़ और डरपोक समझ लें। क्या हो गया नूर साईं, तुम कुछ कहना चाहती हो? उसके खामोशी पर वो अपना काम छोड़कर उससे पूछने लगी। वो मैं अपने कमरे में बोर हो रही थी इसलिए यहाँ आ गई आपके पास। अब शायद अपनी स्टडी करने में बिज़ी हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी, उसे उसके पास बैठना कुछ अजीब लगा तो खड़ी हो गई। नहीं मेरी जान, बैठो, यहाँ इतनी भी मसरूफ़ नहीं हूँ मैं। वो क्या है ना, आज मेरी एक दोस्त नहीं आई थी यूनिवर्सिटी, मैंने सोचा उसके नोट्स तैयार कर देती हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या मसला है, क्यों बोर हो रही हो? वो उसका हाथ थाम कर अपने पास बिठा चुकी थी। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप यूनिवर्सिटी में जाती हैं? मेरा मतलब है आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं क्या वहाँ लड़के भी पढ़ते हैं? क्योंकि आप तो बिना चादर घर से बाहर नहीं निकलती, तो वहाँ पढ़ते हुए तो आपको काफ़ी मसला होता होगा। जिन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वो जानती थी वहाँ पर तो को एजुकेशन का ही सिस्टम था। पता नहीं जरनिश कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वो जानने के लिए मुतजस्सिस थी। हाँ, वहाँ लड़के भी पढ़ते हैं, बल्कि मेरी अपनी क्लास में भी बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन मैं खुद एक दायरे में रहती हूँ। मुझे खुद पता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त की हिफाजत कैसे करनी है, और लड़कों का साथ पढ़ना या ना पढ़ना कोई अहमियत नहीं रखता जब आपका मकसद तालीम हासिल करना हो। तुम घर में बोर होती होगी ना, कल सुबह तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलना, सब अच्छा वक्त गुजर जाएगा तुम्हारा। इसी बहाने थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। मैं तुम्हें अपनी दोस्तों से मिलवाऊंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। बल्कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम मेरी यूनिवर्सिटी में जाकर बिल्कुल बोर नहीं होगी। जरनीश ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराई। ठीक है, मैं सुबह आपके साथ चलूंगी। वो सना गधी, मेरा मतलब है सना अद्दी, वो क्या कहीं पर भी नहीं जाती? सारा दिन टीवी देखती रहती हैं। इतना मेकअप तो मेरी मॉम भी नहीं करती जितना ये हर वक्त किए होती है। इनको कोई मना नहीं करता? वो कुछ सोचते हुए बोली। बुरी बात नूर, ऐसा नहीं बोलते, वो बड़ी हैं हमसे, मुझसे भी 10 माह बड़ी हैं। हम लड़कियों में सबसे बड़ी हैं। वो इस घर की पहली खुशी हैं जो अल्लाह की रहमत के रूप में हमारी हवेली में आई थी। उसे समझाती हुए बोली तो नूर मुस्कुरा दी। उसका लहजा बहुत मीठा था। लेकिन मुझे फिर भी आप ज़्यादा पसंद है, सिर्फ सना अद्दी से ज़्यादा नहीं, बल्कि जाविश और सानिया से भी ज़्यादा। वो खुश होते हुए उसे बताने लगी। उसका अंदाज जरनिश को बहुत प्यारा लगता था। शुक्र है वो किसी के सामने तो खुलकर बात करने लगी थी, वरना चाचू साईं को तो अभी ये टेंशन होने लगी थी कि उनकी बेटी तो घर में किसी से बात ही नहीं करती। तुम सानिया और जाविश के साथ वक्त गुजारोगी तो वो भी तुम्हें अच्छी लगने लगेंगी। जाविश और तुम्हारी तबीयत बिल्कुल एक जैसी है, उसने उसे समझाते हुए कहा, और साथ ही उसे घर के बाकी लोगों के बारे में बताने लगी। वो यही चाहती थी कि वो जल्दी ही सबसे घुल मिल जाए, और ये प्यारी सी लड़की तो उसे हमेशा से ही बहुत अजीज़ थी। एक तो वो उसके सबसे प्यारे चाचू की औलाद थी, और दूसरी उसको अपने भाई के हवाले से भी उससे बेहद मोहब्बत करती थी। ज़रा एक कप चाय बना लाओ। कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता सिनान साईं जरनिश को मुखातिब करते हुए बोला। आप किसी मुलाजिम से कहते हैं, हम अभी बातें कर रहे हैं। उसका यूँ अचानक जरनिश को हुक्म देना नूर को बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
कह तो देता कज़न साईं, लेकिन इस घर में आपकी सद्दी के अलावा मेरी पसंद की चाय और कोई नहीं बना सकता। ज़रनिश के उठकर खड़े होने पर वो उसके पास बेड पर बैठते हुए बोला। नूर ने एक बात बहुत नोट की थी, वो जब से यहाँ आई थी उसने सिनान की ड्रेसिंग में बहुत एहतियात देखी थी। उसके कपड़ों पर कोई सिलवट, कोई निशान कभी देखने को नहीं मिला था, और सबसे अहम बात, वो एक दिन में 5-5 बार कपड़े चेंज करता था। आपने फिर से कपड़े बदल लिए? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने व्हाइट कलर पहना हुआ था, अब आप ब्लू पहने हुए हैं। वो पूछे बिना ना रह सकी। इनकी इस्त्री ठीक नहीं थी, वो उसकी बात का जवाब देते हुए मुस्कुराया। नूर को उसकी इस्त्री में बिल्कुल कोई खराबी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी का मालिक था, वो उससे बातों में मसरूफ़ हो गई। जबकि ज़रनिश अपने लोगों पर मुस्कुराहट से जाए कमरे से बाहर निकलने लगी। साहिर साईं और दारम साईं दोनों उससे मुख्तलिफ थे। वो उन दोनों से बहुत अलग था। साहिर बहुत कम बात करता था और दारम साईं से वो खुद ही दूर-दूर ही रहना पसंद करती थी, क्योंकि उसकी पुरशौक नज़रें उसे बहुत परेशान कर देती थी। मुझे एक बात बहुत कन्फ्यूज़ करती है, क्या आप मेरी कन्फ्यूजन दूर करेंगे? उसे देखते हुए पूछने लगी। जी जनाब, बिल्कुल करेंगे, हुक्म करें। वो फुल सीरियस होकर बोला। ये जो ज़रनिश अद्दी हैं, ये आपको देखकर शर्माती क्यों हैं? उसे अपना सवाल पेश किया, जबकि इस सवाल का जवाब कम अज़ कम सिनान के पास तो हरगिज़ नहीं था। मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कज़न साईं। वो क्या है ना, ज़रनिश की नेचर ही थोड़ी शाय है। शायद तुम्हें इसलिए लगा होगा। उसको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि बकरे ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? वो उसकी बात नज़रअंदाज करता सवाल करने लगा। कौन सा बकरा? वो कन्फ्यूज़ हुई। अरे कज़न साईं, तुम भूल गई, वही बकरा जिसकी कमर पर तुमने बेहद प्यार से हाथ फेरा था, वही बकरा जो ज़िबा होने से पहले तुम्हें उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था कि शायद तुम मुझसे उसे बचा लो, लेकिन तुमने क्या किया? उसे बचाने की बजाय उसके बारबेक्यूज़ बनने का इंतज़ार कर रही हो। मुझे तो लगा था कि अब तक उस बकरे की रूह ने तुम्हें तंग करना भी शुरू कर दिया होगा। खैर, मेरी तो यही दुआ है कि तुम्हें कुछ ना हो। मेरे ख्याल में बारबेक्यूज़ रेडी हो गए होंगे बेचारे बकरे के, वो अफ़सोस करते हुए बोला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सदके का बकरा था और बाबा साईं कह रहे थे कि उसे गरीबों में बांट दे। सदके की कोई भी चीज़ घर में नहीं लाई जाती, ऐसा बाबा साईं ने बोला था। इस बकरे के बारबेक्यूज़ भी कोई और खाएगा, वो अपनी सफाई देते हुए बोली। चलो शुक्र है, फिर हो सकता है वो बकरा तुम्हें कुछ ना करे, लेकिन फिर भी उसकी मासूम आंखें जो उम्मीद से तुम्हें देख रही थी, हाय याद करके तरस आता है। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ज़रनिश को कमरे में दाखिल होते देखकर वो उसके हाथ से कप थामता कमरे से निकल गया। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? अभी तो इतनी बातें कर रही थी सिनान साई के साथ। उसे खामोश पाकर पूछने लगी। बकरे की मासूम आंखें उसके लबों से फिसला। किसकी मासूम आंखें? उसे देखते हुए पूछने लगी। यकीनन उसे सुनने में गलती हुई थी। बकरे की। वो कितनी मासूम उम्मीद भरी आंखों से मुझे देख रहा था कि मैं उसे बचाऊंगी, और मैंने क्या किया? उसकी कमर पर प्यार से हाथ फेर कर उसे ज़िबा होने भेज दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। आपको नहीं पता ज़रा सॉरी, आपको नहीं पता ज़रदी, जानवर भी हर तरह की समझ-बूझ रखते हैं, उनके अंदर भी बहुत काबिलियत होती है। वो बकरा तो मुझे अपना कातिल समझ रहा होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेड से उठते हुए बोली, ये सब कुछ तुम्हें सिनान साईं कह कर गए हैं? उन्हें आदत है मज़ाक करने की, बैठ जाओ, वो उसे समझाते हुए बोली। नहीं, मुझे नहीं बैठना, अब मुझे भूख लगी है। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? आओ चलो बाहर चलते हैं, कितने मज़े के बारबेक्यूज़ की खुशबू आ रही है। ना चलो आओ, चिल करते हैं। वो खड़े होते हुए बोली। बारबेक्यूज़? पता नहीं उस बकरे के बारबेक्यूज़ कौन खा रहा होगा, वो उदासी से बोली, जबकि ज़रनिश नाम में सर हिलाती कमरे से बाहर निकल गई। आज सुबह से सना उससे दूर-दूर ही रही थी। अच्छा ही था वो खुद भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। सना के अंदाज़ से वो ये बात तो समझ चुकी थी कि सना दारम साईं से मोहब्बत करती है, और शायद उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो सना की फ़ीलिंग्स को समझ सकती थी, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं था कि वो इससे बेकार में उलझे। वो कौन-सा सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ रहने आ गई थी। उसे तो वैसे भी यहाँ से चले ही जाना था, और उसके बाद तो दारम साईं उसी का था। उसे कौन-सा दारम साईं के साथ कोई लेना-देना था। वो कौन-सा दारम साईं के साथ इस निकाह को निभाने के लिए यहाँ आई थी। उसे दारम साईं की ज़ात से कोई लेना-देना नहीं था। वो सिर्फ़ अपनी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहती थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो उससे बेकार में उलझे। वो कौन-सा सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ रहने आ गई थी। उसे तो वैसे भी यहाँ से चले ही जाना था। उसके बाद तो दारम साईं उसी का था। उसे कौन-सा दारम साईं से कोई लेना-देना था। वो कौन-सा दारम साईं के साथ इस निकाह को निभाने के लिए यहाँ आई थी। उसे दारम साईं की ज़ात से कोई लेना-देना नहीं था। वो सिर्फ़ अपनी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहती थी। वो तो शायद बाद में सना के हिस्से में ही आना था। कल शायद वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर गई थी। शायद दारम साईं को किसी और के साथ देखकर उसे बुरा लगता होगा, और इससे इतना ज़्यादा खौफ़ज़दा होना तो एक तरह से जायज़ था, क्योंकि दारम साईं के साथ उसका ताल्लुक ही ऐसा था। लेकिन अब उसने खुद ही फ़ैसला कर लिया था कि वो सना और दारम साईं के बीच में हरगिज़ नहीं आएगी। दारम साईं को भी पता चल गया था कि वो सिर्फ़ सना को जलाने के लिए ड्रामा कर रही है, तो अब मज़ीद इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। उसे सिर्फ़ अपने मकसद पर फ़ोकस करना था। वो सोफ़े पर बैठी टीवी चलाए मुसलसल सना और दारम साईं के बारे में ही सोच रही थी, जब दारम साईं के साथ सिन्नान और साहिर अंदर दाखिल हुए। हाँ तो कज़न साईं, तुम ठीक हो ना? बकरे ने तंग तो नहीं किया? सिन्नान वहीं से सलाम करता
उसके पास आ बैठा। आप मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करें। ज़रनिशद्दी बता चुकी हैं मुझे कि आप सिर्फ मुझे तंग कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता। बकरे की भी क्या कोई रूह हो सकती है? अब इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं। वो इसे जताते हुए बोली तो सन्नान मुस्कुरा दिया। क्यों नहीं हो सकती रूह? अगर इंसान की हो सकती है तो बकरे की क्यों नहीं हो सकती? बकरा भी एक जानदार है, एक जीती जाती ज़िंदगी रखता है। उसके सीने में भी दिल होता है। वो भी चलता फिरता है, खाता पीता है, सोता है, जागता है, खेलता है। बकरा भी इंसान होता है। वो जज़्बात में एक ही जुमले में बहुत कुछ बोल गया था। जिसको नूर समझी हो या ना समझी हो, लेकिन वहीं थोड़े फासले पर बैठे दारम साईं और साहिर साईं के लबों पर मुस्कुराहट ज़रूर आ गई थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी, मत मानो। मैं कौन सा तुम्हें फ़ोर्स कर रहा हूँ, लेकिन एक कज़न होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें बताऊँ जिस नस्ल के बकरे को हमने ज़िबा किया है, उस नस्ल के बकरों की बहुत सारी रूहें हैं इस गाँव में। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। वो उसके करीब से उठता साहिर और दारम के पास चला आया। जबकि नूर एक बार फिर से गहरी सोचों में जा चुकी थी। रात जाना न जाने कौन-सा वक़्त था जब उसकी आँख खुली। प्यास की शिद्दत से उसे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। गले में काँटे चुभ रहे थे। उसे साइड टेबल की जानिब देखा तो वहाँ पानी का ग्लास खाली पड़ा था, जिसे वो खुद ही खाली करके सोई थी। उसके साथ अक्सर ऐसा होता था, उसे बहुत प्यास लगती थी। वो ग्लास उठाकर बेड से उठी ही थी कि उसे अपने कमरे की खिड़की पर कुछ अजीब-सा महसूस हुआ। उसने हिम्मत करते हुए आगे की जानब कदम उठाया और खिड़की के पास आई जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही थी। ये कमरा इतनी ज़्यादा ऊँचाई पर था कि किसी का इस तरफ आना नामुमकिन था। बाहर गार्डन में कुत्ते टहलते हुए नज़र आ रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। ये साहिर शाह की मलकियत थे, वो अक्सर रात में इन्हें आज़ाद छोड़ देता था। इन कुत्तों के होते हुए गार्ड्स की ज़रूरत तो ना थी, लेकिन फिर भी दरवाजे के बाहर कुछ गार्ड्स खड़े रहते थे। वो एक गहरा सांस लेती खिड़की बंद कर चुकी थी। ये यकीनन उसकी गलतफ़हमी थी या सिन्नान की बातें अब भी उसके दिमाग में कहीं न कहीं मौजूद थीं। वो नीचे किचन की जानब आई और वहाँ से एक गिलास पानी का भरकर पिया। अपनी प्यास को बुझाकर वो वापस अपने कमरे की जानब चल दी थी। ऊपर से चौथा कमरा मेरा है, उसने दिल ही दिल में दोहराया था। उसे अभी तक अपना कमरा याद ना हुआ था। ऊपर 6 कमरे तकरीबन एक जैसे थे, लेकिन मसला ये था कि इन 6 कमरों के साथ 4 कमरे और भी 3 कमरे थे, जो बाहर से बिल्कुल वैसे ही दिखते थे, जिसकी वजह से वो बहुत कन्फ्यूज़ होती थी। कल वो गलती से साहिर अद्दा के कमरे में चली गई थी, जिस पर उसे उसके कमरे के बारे में बताया था। अब वो दोबारा ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। वो ऊपर की जानब जा रही थी कि उसे नीचे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि सोफ़े के साथ मेज़ पर कोई जानवर बैठा हुआ है। उसे 100% सिनान की बातों पर यकीन आ गया था। वो बिना आगे-पीछे देखती ऊपर की जानब भाग गई और कमरे में दाखिल होते हुए जल्दी से अपने कमरे को लॉक करती भागकर बेड पर आई और साथ ही अपने आप को कंबल के अंदर पूरी तरह कैद कर लिया। जैसे ये कंबल उसे बकरे की रूह से बचा लेगा या शायद उसे छुपने में कामयाब हो जाएगी। उसे इस वक़्त वाक़ई बहुत डर लग रहा था। उसके हाथ-पैर बुरी तरह से काँप रहे थे, लेकिन झटका तो उसे तब लगा जब उसे अपने बेड पर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। कहीं वो बकरा उसके बेड पर भी तो नहीं आ गया? वो उस बकरे के हाथों कत्ल हरगिज़ नहीं होना चाहती थी। उसे अपना पूरा ज़ोर लगाकर चीखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसकी आवाज़ निकलती, किसी का बारी हाथ उसके लबों को कैद कर गया। उसका सोने का इरादा हरगिज़ नहीं था। वो साहिर के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। आज साहिर साईं को उसने एक ज़रूरी काम के सिलसिले में कहीं भेजा था। ऐसे नींद तो आ नहीं रही थी, इसीलिए वो साहिर साईं के आने से पहले सोना नहीं चाहता था। उसे नींद तो आ रही थी, लेकिन वो साहिर साईं के आने से पहले सोना नहीं चाहता था। उसे साहिर साईं को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं रास्ते में हूँ, तकरीबन घंटे में पहुँच जाऊँगा, इसीलिए आप सो जाएँ, मेरी फ़िक्र ना करें, मुझे कोई मसला नहीं होगा। साहिर की तरफ से बेफ़िक्र होकर वो भी सोने के लिए ही लेटा ही था। वो जल्द ही नींद में उतर गया था जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसके कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। शायद साहिर साईं वो ज़रूरी फ़ाइल रखने के लिए आया था, जिसे लेने के लिए उसने उसे भेजा था। वो नींद में भी अपने करीब होती चीज़ों को महसूस कर सकता था, लेकिन फिर उसे वो वजूद अपने बेड पर महसूस हुआ, जिसकी खुशबू को महसूस करते हुए उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसकी खुशबू को तो वो कैसे भी पहचान सकता था। वो उसकी जानब करवट लेते हुए उसके करीब हुआ। वो यहाँ क्या कर रही थी? रात के इस वक़्त उसका यहाँ आना कितना बुरा हो सकता था, वो नहीं जानती थी। क्या उसे एहसास नहीं था कि इन दोनों में मौजूद ये पाकीज़ा रिश्ता दारमशाह के जज़्बात को बेलगाम कर सकता है? क्या उसे एहसास नहीं था कि उसे सारा दिन अपने सामने देखते, हँसते, बोलते उसके दिल में कितनी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, जिन्हें वो सिर्फ़ उसकी रज़ामंदी की खातिर नज़रअंदाज करता था? उसने महसूस किया उसका वजूद काँप रहा था। वो किसी डर से भाग कर यहाँ आई थी। शायद वो चीखने वाली थी और उसकी चीख इन दोनों के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती थी, वो जानता था। इसीलिए उसके चीख बुलंद होने से पहले ही वो उसके लबों पर अपना भारी हाथ रख चुका था। जी, तो ये थी हमारी एपिसोड नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि एपिसोड नंबर 2 आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह अब हम हाज़िर होंगे कल अपनी नई एपिसोड के साथ। तो अब आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।
आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।